हाय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में टेक्निकल कम्युनिकेशन के यूनिट 1 के साथ आप सभी के साथ रूबरू होना चाहती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यूनिट 1 बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आइए डाल लेते हैं एक नज़र आज के सिलेबस पर। और सिलेबस के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हमेशा यही वेट रहता है कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन रखिएगा, सेकेंड प्रायोरिटी पर बैरियर्स को डालिएगा और थर्ड प्रायोरिटी रोल एंड पर्पस, ये बी सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है, कोड, कंटेंट, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, वॉवेल साउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइजिंग एंड फॉलिंग टोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस और आइए आप डाल लेते हैं एक नज़र कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए थे, हमने सारे ही क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया है, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो या लॉन्ग क्वेश्चंस हो। तो देखिए, मेन पर्पस जो है कम्युनिकेशन के, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रोल भी आ चुका है। रोल के बारे में एक बार बता देते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो बैकबोन है। अब आपको देखिए करना क्या है कि आपको कीवर्ड पकड़ने हैं, बहुत ज्यादा नहीं पकड़ना। बैकबोन है या फिर आप कह सकते हैं लाइफ ब्लड है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड है, यानी कि जितना इंपॉर्टेंट लाइफ के लिए ब्लड होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ कंडक्शनिंग के लिए। विदाउट कम्युनिकेशन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन कांट बी एक्सपेक्टेड। तो आखिर कम्युनिकेशन करता क्या है? कम्युनिकेशन होगा तो बहुत अच्छे से टीम वर्क चलेगा, एक टीम, मजबूत टीम का गठन होगा, एक मजबूत टीम बनेगी, स्ट्रांग टीम बनेगी, स्ट्रांग और यूनाइटेड टीम बनेगी, है ना, जिसमें कोई क्लैशेस नहीं होंगे। और जब टीम वर्क होगा तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली आएगी। जब लोगों में टीम स्पिरिट होगी, आई एटीट्यूड ना होकर यू एटीट्यूड होगा, वी आर टुगेदर, वी आर वन, ये वाली भावना होगी, तो कहीं ना कहीं संस्थान में एक तो क्या होगा, डिसहार्मोनियस कंडीशन नहीं आएंगी। डिसहार्मोनियस कंडीशन नहीं आएंगी तो क्लैशेस नहीं होंगे, क्लैशेस नहीं होंगे तो डिस्प्यूट नहीं होंगे। तो नो डिस्प्यूट, नो क्लैशेस, नो दंगा, नो फसाद, केवल हार्मनी, केवल प्यार, केवल दोस्ती और केवल यूनिटी। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ये आपको पता ही है। जब अच्छे से बातचीत करी जाएगी, जब आप भी अपने दोस्त के साथ खुलकर सामने एक एक पक्ष रखते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अब किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब है व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाई टू डू। व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये सारे इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। तो ये काम जो इंस्ट्रक्शन पास करने का काम है, जब अच्छा कम्युनिकेशन मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में होगा तभी हो पाएगा। सॉल्व प्रॉब्लम्स फास्टर, कम्युनिकेशन अच्छा हो तो आपकी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपने मुझसे कम्युनिकेशन करा, मैंने आपको तुरंत से जवाब दिया, तो आपकी प्रॉब्लम क्विकली और फास्टर जो है सॉल्व हो जाएंगी। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप कस्टमर की प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे तो एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप पर गुडविल बिल्ड होगी, है ना, गुड रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन जो है डिसीजन मेकिंग में भी अच्छा रोल प्ले करता है। कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट का सुलटारा करने में भी बहुत काम आता है। हॉस्टल में लड़ाई हो गई, वार्डन ने बहुत अच्छे से दोनों पक्षों की बात सुनी तो दोनों का हाथ मिलवा दिया जाता है और कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट क्लैशेस जो है वो सारे वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इनकरेजिंग, एनकरेजेस, ये गलत हो गया है, एनकरेजेस है ये, एनकरेज इनोवेशन। अब देखिए, अगर टीम मिलकर काम करती है तो किसी के मन में कोई आइडिया अच्छा है, किसी के मन में दूसरा आइडिया अच्छा है, तो इनोवेशन का जन्म होता है, क्रिएटिविटी आती है, एक दूसरे को एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता है और इससे क्या होता है, पूरी कंपनी अलाइव, जीवंत लगती है, पूरी कंपनी में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है। ये सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अब ये है कि कोड और कंटेंट रिलेट कैसे है। कोड और कंटेंट की डेफिनेशन तो आपको लास्ट में मिल ही जाएगी, लेकिन कोड और कंटेंट को अगर एक दूसरे से रिलेट करा जाए तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट कैसे हैं, इसे बॉक्स में रखिएगा, लिखिएगा। कोड इज द व्हीकल दैट कैरीज द कंटेंट। कंटेंट ये हमारा है और कोड ये है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ANS लिखा तो इसका मतलब है, ये मैंने कोडिंग में लिखा तो यह इसका मतलब है आंसर। तो कोड जो है वो एक व्हीकल है जो कंटेंट को आगे ले जाता है। अब क्या है
किस तरह से रोल प्ले करता है? कोड जो है एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करता है कंटेंट का यानी कंटेंट का एक एक्स्ट्रा मीनिंग और एक एप्रोप्रिएट मीनिंग, है ना, एप्रोप्रिएट यानी एक राइट करेक्ट मीनिंग ऐड करता है, एप्रोप्रिएट और करेक्ट मीनिंग ऐड करता है, ठीक है। रॉन्ग कोड कैन मार एंटायर मीनिंग ऑफ कंटेंट। इसके विपरीत, ऑन द कंट्रेरी, अगर रॉन्ग कोड है तो वो कंटेंट के मीनिंग को सारा बुरी तरह से मार कर देता है। मार का मतलब खराब करना, यानी स्पॉइल कर देता है, यानी कि डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि बिगाड़ देता है। कंटेंट नीड्स ए कोड टू एग्जिस्ट। हर कंटेंट को एक कोड की जरूरत होती है, कोड के बिना उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ कंटेंट विदाउट ए कोड। कोड के बिना कोई भी जो है कंटेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कंटेंट जो है मीनिंगलेस है। क्या है? मीनिंगलेस है। जैसे एक लड़का बिना लड़की के सपोर्ट के, या एक लड़की एक बिना लड़के के सपोर्ट के मीनिंगलेस है, ऐसे ही कंटेंट और कोड का रिश्ता है। कंटेंट के बिना कंटेंट जो है वो कोड के बिना, जैसे आपने बहुत अच्छे से श्रृंगार करा और बिंदी नहीं लगाई, है ना, तो वही है कि कोड जो है वो एक बिंदी का काम करता है और उसी बिंदी से कंटेंट की शोभा बढ़ती है। वी कैन नॉट शेयर आवर आइडिया विदाउट पुटिंग इट इनटू सम कोड। हम अपने आइडियाज को बिना कोड के सहायता से शेयर नहीं कर सकते। जैसे ऑन बीइंग हंग्री इफ वी डोंट नो एनी लैंग्वेज, साइन और जेस्चर। अगर हम भूखे हैं और हमारे पास ना तो कोई लैंग्वेज है, ना कोई साइन है, ना कोई जेस्चर्स है, तो हम कैसे दूसरों को बताएंगे कि व्हाट वी आर फीलिंग, है ना। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस आई लव यू, अगर आप आई लव यू एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने किसी नियर एंड डियर के, तो विदाउट एनी कोड आप उसको अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते। अब ये कोड जो है फेशियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी हो सकता है ना। ये एक जो है मैसेज के फॉर्म में भी हो सकता है, तो मैसेज को भी तो आप कोड में भेजेंगे। और ये किस फॉर्म में हो सकता है? लेटर के फॉर्म में हो सकता है, तो लेटर जो लिखेंगे उसमें जो कंटेंट लिखेंगे वो भी कोड होगा। ये हमने पहले ही कवर कर रखे हैं। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल। जैसे कोई भी जब आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने जाते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल छोटी सी पतली सी बुकलेट होती है जहां पर लिखा होता है हाउ टू ऑपरेट दैट पर्टिकुलर गैजेट। नोटिस, सर्कुलर, है ना। इसी तरह से थीसिस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेक्निकल आर्टिकल्स। ठीक है, अब पिच को डिफाइन करना है। तो देखिए पिच जो है वो हाई और लो नोट होते हैं स्केल पर। स्केल का मतलब वो लोग जानते होंगे जो म्यूजिशियंस हैं, जो थोड़ा भी गाना गाते हैं, उनको पता है कि किस स्केल पर हमें गाना है। तो वो जो स्केल है, स्केल का मतलब बोलने का पैमाना, कैसे हम बोल रहे हैं, बोलने का पैमाना। तो उस पैमाने पर जब हम हाई लो, इतना हाई में बोलते हैं या थोड़ा लो में बोलते हैं, तो वो जो हाई और लो नोट होते हैं स्केल पर, वही पिच कहलाते हैं। अब अगर आपको और भी डिफाइन करना है तो और भी आगे जा सकते हैं, वरना इतना ही बहुत है। ठीक है। पिच क्या है कि रेट ऑफ वेरिएशन है वोकल फोल्ड पर। वोकल फोल्ड का मतलब गले की जो ग्रंथियां होती हैं, ये आपका एक ह्यूमन बीइंग है और इसका जो गला है ना, इस पर जो गले पर जो वोकल फोल्ड पर रेट ऑफ वेरिएशन होते हैं। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, कई बार ऐसे बोलते हैं, कई बार ऐसे बोलते हैं, कई बार फिर ऐसे बोलते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो जो ये वेरिएशन है, रेट ऑफ वेरिएशन का मतलब कि जितनी बार, रेट का मतलब दर, जितनी बार हमने वेरिएशन करके बोला है वोकल फोल्ड पर, तो वही जो वेरिएशन की दर है उसको ही हम पिच बोलते हैं। ठीक है। अब पिच क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी लिख लीजिएगा। पिच जो है वो स्पीकर के मूड और इंटरेस्ट को नोटिफाई करती है। जब हम बहुत लाउड मतलब हाई नोट में बोलते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो हम एक्साइटेड है, ये हम आगे बताएंगे, या हम एंगर में है। पिच जो है वो स्पीकर की इमोशनल स्टेट को भी डिनोट करता है ना। पिच जो है, पिच देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें कोटेशन बनाकर आ जाए क्वेश्चन, तो आपको पिच के बारे में ही लिखना है। पिच जो है वो स्पीच में मोनोटोनस इंपैक्ट को अवॉइड करती है, यानी कि बोर्डम वाले जो नीरसपन है उसको आने से रोकती है। ये पिच ही है जो स्पीच में बोर्डम आने से रोकती है। अगर हम एक सी टोन में पढ़ते जाएंगे या एक सी टोन में बोलते जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम याद करके बोल रहे हैं। तो ये पिच ही है। इट इज पिच ओनली दैट ब्रिंग्स वेराइटी इन आवर स्पीच। वेराइटी लाती है और बोर्डम वाले इंपैक्ट को रोकती है। मोनोटोनस की जगह बोर्डम लिख सकते हैं। पिच ये इंडिकेट करती है कि स्पीकर जो है, आप इतना कुछ ना लिख पाए तो ये वाला जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है। पिच जो है वो ये इंडिकेट करती है कि स्पीकर क्वेश्चन पूछ रहा है, या ऑर्डर पास कर रहा है, या रिक्वेस्ट कर रहा है, या
साधारण रूप से जनरली बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मनु इधर आओ जरा। तो ये क्या हो गया, इससे हमारा पता चल गया कि हम ऑर्डर पास कर रहे हैं। मनु प्लीज मुझे एक ग्लास पानी ला दो, तो ये रिक्वेस्ट हो गया। मनीष जी आप कल हमारे घर आए थे, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। मनीष बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तो बहुत प्यार करता है दूसरों को, है ना, वो ह्यूमैनिटी का बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो ये सिंपली हम बोल रहे हैं। अब हाई पिच से क्या पता चलता है, इसे इस तरह से लिख दीजिएगा। हाई पिच से, ये हाई पिच जो है वो बहुत अनप्लीजेंट साउंड होती है, ऑकवर्ड साउंड होती है ना, बहुत भद्दी लगती है। इरिटेटेड, बहुत चिड़चिड़ी, ऐसा लगता है कि बहुत आदमी बहुत गुस्से, अभी मैंने बताया था ना कि हाई पिच से या तो पता चलता है कि एक्साइटेड है या इरिटेटेड, एंग्री है, तो इरिटेटेड होती है। और ये बहुत इल मैनर्ड भी लगती है, चाइल्डिश, बचकानी लगती है, आर्टिफिशियल लगती है। जबकि लो पिच वाले व्यक्ति को कैसे लिया जाता है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ये माना जाता है कि उस ज्यादा अथॉरिटी है, यानी उसके अंदर ज्यादा पावर है ना। आपने जब कभी भी डीएम वगैरह के ऑफिस में जाते हैं, डायरेक्टर सर के ऑफिस में जाते हैं, तो वो बहुत ही धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन बहुत सॉलिड बोलते हैं, है ना। ग्रेटर क्रेडिबिलिटी, ऐसे व्यक्ति की ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती है, ज्यादा रेपुटेशन होती है, ठीक है। क्रेडिबिलिटी का मतलब साख, मार्केट वैल्यू, ठीक है। और कुछ ना लिख पाओ तो मार्केट वैल्यू लिख दीजिएगा। आगे ये सब हमने लिख कराए रखे हैं। इलिस्ट्रेट द सोल्यूशन ऑफ ओवरकमिंग सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर आगे पढ़ेंगे, लेकिन सिमेंटिक बैरियर को रोका कैसे जा सकता है वो बताते हैं। ये फिर आप बॉक्स में लिखेगा। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, पीटर ड्रकर ने ये कहा है कि कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन द माइंड ऑफ द लिसनर, नॉट द स्पीकर। कम्युनिकेशन जो है वो लिसनर के माइंड में घटित होता है, ना कि स्पीकर के द्वारा। यानी स्पीकर कितना भी अच्छा बोल रहा है, अगर वो लिसनर के माइंड में नहीं गया तो समझ लीजिए बेकार है। तो कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं सिमेंटिक बैरियर, क्योंकि लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं और इनको ओवरकम करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कैसे हम इनको ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इनको हटा सकते हैं, कैसे इनसे उबर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सिंपल क्लियर लैंग्वेज का यूज करना है। हमारी लैंग्वेज टेक्निकल नहीं होनी चाहिए, जार्गन फ्री होनी चाहिए। जार्गन का मतलब है क्लिष्ट, टिपिकल टेक्निकल टर्म्स का यूज हमें नहीं करना है। टिपिकल टेक्निकल टर्म्स का यूज हमें नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि टिपिकल टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो हर एक आदमी के समझ में नहीं आते। अवॉइड इडियम्स एंड फ्रेजेस। जो इडियोमेटिक लैंग्वेज है, फ्रेजेस वाली लैंग्वेज है, उसे आम आदमी नहीं समझ पाता, तो ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से भी बचना है। अब हमें ऐसे वर्ड्स अवॉइड करने हैं जिनका मल्टीपल मीनिंग हो सकता है, जिनके एक से ज्यादा मतलब निकल सकते हैं। कोशिश करें कि होमोफोन्स वगैरह का यूज भी हम ना करें। बी अवेयर ऑफ द कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस। हर जगह का कल्चर अलग होता है, हर जगह का लैंग्वेज अलग होता है। इवन अगर हम हिंदी भी बोल रहे हैं तो ब्रज की हिंदी और अवध की हिंदी, लखनऊ की हिंदी में अंतर होगा। तो हम लोकलाइज योर मैसेज, हमें आवश्यकता है कि हम वहाँ के लोकल लोगों की लैंग्वेज जो है, जो टोन है, उसमें बोलेंगे तो लोग हमें ज्यादा पसंद करेंगे, ज्यादा समझेंगे। डिफाइन की टर्म्स एट द बिगनिंग। अगर की टर्म्स हैं और लग रहा है टफ है तो उनको शुरू में ही आप क्लियर कर दीजिए, उनको शुरू में ही बता दीजिए, या बोर्ड पर एक तरफ भी लिख सकते हैं। स्लो डाउन द पेस एंड रेट। रेट एंड पेस का मतलब है जो गति है बोलने की, शब्दों को बोलने की गति है। रेट एंड पेस का मतलब है द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी स्पीक पर मिनट। तो जो हम वर्ड बोलते हैं उनको थोड़ा स्लो डाउन करें, बहुत जल्दी जल्दी ना बोले, नहीं तो आधी बात मुंह में ही रह जाएगी और आधी बात हमारी जो है सुनाई देगी। और दूसरी बात यह है कि इतनी जल्दी एवरेज रीडर उसे कैच भी नहीं कर पाएगा। तो हमें जो है नॉर्मली 150 वर्ड्स पर मिनट बोले जाने चाहिए, 150 से 200 वर्ड्स पर मिनट बोले जाने चाहिए, ठीक है। यूज डिनोटेशन इंस्टेड ऑफ कनोटेशन। डिनोटेशन का मतलब है ऐसे वर्ड्स जिनमें, कनोटेशन का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनमें भावनाएं, जिनका मतलब भावनाओं से बढ़कर, मतलब भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। तो भावुक वर्ड्स नहीं बोलने हैं, बल्कि सिंपल वर्ड्स बोलने हैं। आउटलाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउटलाइन द डेफिनेशन ऑफ डिप्थोंग एंड सपोर्ट विद 2 एग्जांपल्स। अब देखिए डिप्थोंग क्या है, एक साउंड है। अब ये कैसी साउंड है, जो 2 वॉवेल साउंड्स को मिलाकर जो है क्रिएट होती है विद इन द सेम सिलेबल। सिलेबल का मतलब है, अगर हम लिख रहे हैं क्रिएट, तो ये जो क्रिएट है ये सिलेबल है। तो इस सिलेबल में, इसमें 2 सिलेबल हो गए, है ना। जैसे इंडिपेंडेंस है, तो इंडिपेंडेंस, ये 3 सिलेबल हो गए इसमें। तो जो ये एक सिलेबल है,
एक सिलेबल, दो सिलेबल और तीन सिलेबल। ये जो एक सिलेबल है इसमें जो दो वॉवेल साउंड्स को मिलाकर जो साउंड बनती है उसे डिप्थोंग कहते हैं। योर टंग ग्लाइड्स फ्रॉम द फर्स्ट वॉवेल साउंड टू द सेकेंड वॉवेल साउंड। हमारी टंग जो है वो पहली वॉवेल साउंड से दूसरी वॉवेल साउंड पर तैरती है, यानी कि ग्लाइड करती है, यानी फिसलती है बिना ब्रेक के, है ना। बिना ब्रेक के हमारी टंग जो है वो एक वॉवेल साउंड से दूसरे वॉवेल साउंड पर जो है फ्लो करती है, फ्लोट करती है। इसीलिए इसे ग्लाइडिंग वॉवेल भी कहते हैं। जैसे आइस बोलते समय आइस, है ना, एकदम से जो है आई से सी पर हमारा टंग फिसलती है। कुछ और एग्जाम्पल हैं, से, डे, एट, माई, फ्लाई, आइस, गो, ओम, नो। ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सिलेबल्स यहाँ बताने हैं। तो देखिए गो तो एक बार में बोला जा रहा है तो इसमें एक ही सिलेबल होगा। अब जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन, तो इसमें एग्जामिनेशन, इसमें तीन सिलेबल हैं। कुछ और एग्जाम्पल दे देती हूँ। टेरिफिक, टेरिफिक, इसमें दो सिलेबल है। मंकी, मन की, इसमें दो सिलेबल है ना। टीचर, इसमें दो सिलेबल हैं। किलर, इसमें दो सिलेबल हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर भी ना समझ में आए तो 9149227725 पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप। अब आते हैं, ये सारे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सभी कवर हैं अंदर, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज कम्युनिकेशन। देखिए अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन इसेंशियली एक ब्रिज है, मीनिंग का ब्रिज है दो लोगों के बीच में या दो से अधिक लोगों के बीच में। और अगर हमने इस ब्रिज को सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया तो समझ लीजिए हम अंडरस्टैंडिंग की रिवर को सेफली क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमें अंडरस्टैंडिंग तक ले जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? राइट कम्युनिकेशन। राइट कम्युनिकेशन मीन्स सीधा सीधा क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये भी आप इस तरह से चार्ट बना सकते हैं। अब अगर हम लिटरेरी वर्ड्स की बात करें तो कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो दो लैटिन वर्ड्स से मिलकर बना है, कम्युनिस और कम्युनिकेयर। कम्युनिस का मतलब, कम्युनिस लिखेगा, कम्युनिकेयर, कम्युनिस का मतलब है कॉमन और कम्युनिकेयर का मतलब है शेयरिंग। तो कॉमन शेयरिंग हो गया। यहाँ पर हम कॉमन शेयरिंग किसकी करते हैं? न्यूज की। इस तरह से चार्ट बना लीजिएगा, न्यूज की, व्यूज की, आइडियाज की, थॉट्स की, परसेप्शंस की, फीलिंग्स की, पैशंस की, इमोशंस की। कहाँ करते हैं? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मेरे को देखो ड्राइंग बनानी नहीं आती। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, ठीक है। फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप और फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, यानी फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन बी। जनरल कम्युनिकेशन क्या है? जब हम इंटरेक्शन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, शेयर करते हैं अपनी फीलिंग, इमोशन, आइडियोलॉजी, डिसीजन, न्यूज, व्यूज को। कहां पर? पर्सनल लेवल पर, कैजुअल लेवल पर या इनफॉर्मल ग्राउंड्स पर। पर्सनल लेवल पर, कैजुअल लेवल पर या इनफॉर्मल ग्राउंड्स पर, तो उसे जनरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन, अब ये सब ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन देख लीजिए, कम्युनिकेशन एक कॉमन फिनोमेना है। फिनोमेना का मतलब घटना है ह्यूमन सोसाइटी के लिए। यहाँ तक कि एंशियंट एज से, जब लैंग्वेज भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, उस समय भी कम्युनिकेशन होता था। जैसे कि इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सोशल होने के लिए एक बहुत ज़्यादा अनिवार्य शर्त है, एक बहुत ज़्यादा इसेंशियल टर्म एंड कंडीशन है। अब कुछ डेफिनेशन डालना चाहें तो मेरी तो फेवरेट ये वाली है। नेट टर्नर ने कहा है कि गुड कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। अच्छा कम्युनिकेशन, जब भी आप डेफिनेशन डालें तो बॉक्स में डालिएगा। अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो कंफ्यूजन से क्लैरिटी ले जाने की तरफ एक सेतु का, एक पुल का काम करता है। अमेरिकन साइंस मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ये लिखा है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा बिहेवियर है जिसका रिजल्ट एक मीनिंग के एक्सचेंज के रूप में, मीनिंग के आदान प्रदान के रूप में निकलता है। न्यूमैन और समर ने कहा था कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्संस। कम्युनिकेशन फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन, इमोशंस का एक्सचेंज है, आदान प्रदान है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में। रॉबर्ट एंडरसन ने कहा था कि कम्युनिकेशन इंटरचेंज है, किसका? थॉट का, ओपिनियन का, इंफॉर्मेशन का। कैसे? स्पीच द्वारा, राइटिंग द्वारा या साइंस द्वारा। स्पीच का मतलब है ओरल द्वारा, है ना। राइटिंग का मतलब है रिटन द्वारा और साइंस का मतलब है नॉन वर्बल क्यूज के द्वारा, यानी
पैटिंग करना, शेकिंग हैंड करना, फीट टच करना, है ना, हाई फाइव करना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज होता है वर्बल और नॉन वर्बल मेथड्स के द्वारा। अब कम्युनिकेशन का रोल क्या है? तो देखिए बहुत सारे रोल हैं। सबसे पहले लेते हैं सोशल लाइफ के लिए, क्योंकि हमने यहां पढ़ा था सोशल बीइंग होने की एक अनिवार्य शर्त है कम्युनिकेशन करना। अगर हम सामाजिक प्राणी हैं तो हमें कम्युनिकेशन करना ही करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन एक इसेंस है सोशल लाइफ के लिए। ये आप बॉक्स में लिख लीजिएगा। इसेंस का मतलब सार होता है। मैन अगर एक सोशल बीइंग होने के नाते, सोशल एनिमल, सोशल बीइंग होने के नाते उसको एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना ही पड़ता है। और ये भी आप इसमें लिखेगा बॉक्स में कि व्हाट डिफरेंशिएट अस फ्रॉम एनिमल्स इज कम्युनिकेशन ओनली। सारी चीजें हमारे पास भी हैं, सारी चीजें एनिमल्स के पास भी हैं, लेकिन एक चीज जो हमें उनसे डिफर करती है वो हमारा कम्युनिकेशन की आर्ट है, कम्युनिकेशन का गिफ्ट है जो भगवान ने हमें दिया है, ऊपर वाले ने हमें दिया है। क्यों इसेंशियल है कम्युनिकेशन सोशल लाइफ में? कम्युनिकेशन अगर हम सोशली सरवाइव करते हैं तो हमें कई बार अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है, पैशन इमोशन को एक्सप्रेस करना होता है। हम क्या फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं। कभी हम गुस्सा फील करते हैं, कभी हम प्यार फील करते हैं, कभी हम एक्साइटमेंट फील करते हैं, कभी हम नफरत फील करते हैं, है ना। तो पास ऑन इन्फॉर्मेशन, कभी हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आज कौन सा, कल व्रत है या नहीं, कल एकादशी है या नहीं, परसों फास्टिंग है या नहीं, उर्स कब से लग रहे हैं, रोजे कब से शुरू हो रहे हैं, चांद रात कब होगी, है ना। और इस तरह से हमें अपने थॉट्स को भी शेयर करना होता है, ठीक है। इन आवर डेली लाइफ कम्युनिकेशन हेल्प अस टू बिल्ड रिलेशनशिप, स्ट्रेंथन बॉन्ड्स। डेली लाइफ में हमें एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, रिश्ते स्थापित करने होते हैं, प्रेम प्यार करना होता है। आप तो यूथ हैं, आप तो इससे ज्यादा क्या ही जानते होंगे। आपके लिए तो रिश्ते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस उम्र में बनाए हुए रिश्ते जीवन पर्यंत चलेंगे, है ना। तो कम्युनिकेशन हमारी रिलेशनशिप को बिल्ड करने में भी सहायता करता है, और जो पुराने रिलेशनशिप हैं उनके बॉन्ड को स्ट्रेंथन करता है। एक बार रिश्ता बन गया तो उसको बार बार हमें उससे कम्युनिकेशन करना होता है। ऐसे थोड़ी ना है कि आपने रिश्ता बना लिया लेकिन आप चुप होकर बैठ गए 2 साल तक, है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बिल्ड अप करने में भी इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प अस टू मोटिवेट वन अनदर। जब हम देखिए अभी बहुत दिन, अभी कोविड काल में सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड अटेम्प्ट करा था। तो उस समय सभी प्लेटफॉर्म पर ये बात आ रही थी कि अगर एक दूसरे से बात करी जाती है, अगर सुशांत के पास कोई अपना होता तो वो अपने अगोनी को, अपने जो पेन है उसको रिलीज कर पाता और शायद उसको सुसाइड ना करनी पड़ती। और आज भी जितने केसेस हो रहे हैं, अगर माँ बाप बहुत अच्छे से बच्चे की बात सुनने वाले हैं तो सुसाइड बिल्कुल भी नहीं होगा कहीं भी, है ना। तो एक दूसरे को मोटिवेट करने में, एक दूसरे की नीड को कॉम्प्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड करने में, एक दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करने में, एक दूसरे की पैशन को अंडरस्टैंड करने में भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये कम्युनिकेशन ही है जो हमें एक दूसरे को नो और अंडरस्टैंड, जानने समझने में मदद करता है, हमें एम्पैथेटिक होने में मदद करता है। एम्पैथी का मतलब है योर पेन माई पेन, यानी दूसरे के पेन को उसी लेवल से समझना जैसे हम अपने खुद के पेन को समझते हैं। ये हमें नेगोशिएट करने में भी मदद करता है। जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है, नेगोशिएट करके हम एक मिड वे निकालते हैं, दोनों के बीच बीच बचाव करना। नेगोशिएट का मतलब है बीच का रास्ता स्थापित करना, मिड वे निकालना, टू टेक आउट सम मिड वे। और मिड वे ऐसा जो दोनों ही पार्टीज को इक्वली सुटेबल हो। कम्युनिकेशन हमें सजेशन, एडवाइस, काउंसलिंग करने में भी बहुत मदद करता है। तो देखिए कितने सारे रोल हैं। अगर आपसे नहीं याद हो तो बस आप ये जो है ना बॉक्स में जो लिखे हैं वो चीजें याद कर लीजिएगा, कीवर्ड्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कहा जाता है कि कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ कंडक्शन के लिए लाइफ ब्लड का काम करता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है वो लार्जली इस बात पर डिपेंड करती है कि वहाँ कम्युनिकेशन किस लेवल का है। कैसे? इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो तो ये ट्रस्ट बिल्ड करने में, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करता है। मैंने अभी ऊपर भी बताया था। ये एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट करता है ना, मोटिवेट करता है, उन्हें इंस्पायर करता है उनके टफ और डिफिकल्ट टाइम्स में। कम्युनिकेशन हमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में भी मदद करता है, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में मदद करता है, मैं ऊपर बता चुकी हूँ। और ग्रीवेंसेस यानी लोगों की शिकवे शिकायतें, कंप्लेंट्स सुनने में मदद करता है। ग्रीवेंसेस ना याद हो तो कंप्लेंट्स लिख दीजिएगा। नेगोशिएट करने में मदद करता है,
हमने पहले ही बता दिया था। कम्युनिकेशन ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन जो है एक संस्थान में, जब आप एक मैनेजर होते हैं तो आप अकेले काम करें तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप दूसरों से काम कैसे करवाते हैं। तो कम्युनिकेशन हमारी यहाँ पर मदद करता है टू गेट द वर्क डन बाय एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज से काम करवाने में, उनको टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करने में, उनसे समय समय पर कनेक्ट करने में, उनका फॉलो अप लेने में, उनको फॉलो करने में, उनका कॉन्फिडेंस विन करने में, इवन टू ड्राइव देयर कमिटमेंट एंड लॉयल्टी, यहाँ तक कि उनका कमिटमेंट लेने के लिए, उनकी लॉयल्टी लेने के लिए भी हमें उनसे बार बार बात करनी पड़ती है। जैसे अगर अपनी गर्लफ्रेंड से आप कमिटमेंट चाहते हैं तो आपको समय समय पर उसकी नीड को समझते हुए, उसके मूड को समझते हुए उससे बात करनी पड़ेगी। फिर देखिए कैसे जल्दी कमिटमेंट मिलता है। तो इस तरह से एम्प्लॉयर अगर बार बार, आपका चेयरमैन, आपका डायरेक्टर अगर आपसे बात करें तो आपका कमिटमेंट ले लेंगे। कैसे कमिटमेंट ले लेंगे कि जी हाँ मैं 90% लाऊंगा, जी हाँ मैं जॉब के लिए अपने आप को तैयार करूंगा। बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बिजनेस में हमें क्या करना होता है, अगर आपने एक छोटी सी टी शॉप भी खोलनी है तो आपको आसपास के लोगों के बजट का ध्यान होना चाहिए, उनके टेस्ट का ध्यान होना चाहिए, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं और शॉप वाले हैं उनके प्राइस का पता होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होती है बिजनेस सेटअप करने में, बिजनेस इस्टेब्लिश करने में। तो ये इंफॉर्मेशन गैदर करने में कम्युनिकेशन का काम होता है। आप लोगों से बातचीत करते हैं टू कम्पीट विद अदर्स, लोगों से कम्पीट करने में, लोगों से कंपटीशन करने में भी आपको यहाँ पर लोगों से बात करनी होती है और उनके रुझान का, उनके टेस्ट का, उनके बजट का और बहुत सारी बातों का पता लगाना होता है। तो उसके लिए कम्युनिकेशन है। टू कन्वे क्लियर मैसेजेस, अपने क्लाइंट को क्लियर मैसेज कन्वे करने में, क्लियर इंस्ट्रक्शन देने में, क्लियर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन समय समय पर देने में आप कम्युनिकेशन अगर आप करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर केवल अपनी शॉप पर बैठता है और दूसरा शॉपकीपर जो है वो इंस्टाग्राम पर अपने स्टेटस पर टाइम टाइम पर नए नए प्रोडक्ट, उनके बेनिफिट्स, उनके जो ऑफर्स हैं वो लगाता रहता है। तो उससे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कई बार तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखकर ही लोग अपना जो है ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ग्राहकों को कन्विंस करने के लिए, पार्टी को परसुएट करने के लिए, है ना, ये कम्युनिकेशन जरूरी है। टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट की नीड को रिकॉग्नाइज करने में, क्लाइंट की बजटिंग कैपेसिटी को पहचानने में, बजटिंग कैपेसिटी, परचेजिंग कैपेसिटी को पहचानने में, उनको कस्टमर सेटिस्फेक्शन देने में भी कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग टीम बनाने में, टीम स्पिरिट डेवलप करने में, टीम वर्क, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन डेवलप करने में ज़रूरत है। और एक चीज़ है टू डिज़ाइन एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग्स। आपने देखा होगा कि अगर बहुत अच्छा होर्डिंग है, बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट है तो रातों रात जो है आपका प्रोडक्ट लोकप्रिय हो जाता है। एंड एडवर्टीजमेंट और होर्डिंग डिज़ाइन करने में सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन की ही ज़रूरत होती है। लीडरशिप, एक अच्छा लीडर जो है वो बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी नहीं है। हार्वर्ड बिजनेस स्टडी ने ये बताया है कि 69% जो मैनेजर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट करा कि वो कंफर्टेबल नहीं है अपने एम्प्लॉयज से बात करने में जनरली, क्योंकि उनके पास अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था। कम्युनिकेशन एक लीडर को किस तरह से लीडर बनाता है, समझ लीजिए एक लीडर जो है वो जीरो है बिना कम्युनिकेशन के, है ना। तो एक लीडर की कैसे हेल्प करता है, ट्रस्ट बिल्ड करने में। ये ट्रस्ट वाला पॉइंट तो लगभग सभी में आ जाएगा, है ना, बिजनेस वाले में भी, सोशल में भी, सब में आ जाएगा। कोलैबोरेट विद टीममेट्स के साथ कोलैबोरेट करने में, उनको यूनाइट करने में मदद करता है। और आपको पता ही है कि एक लीडर बिना टीम के तो बिल्कुल मतलब अपाहिज ही है ना, हैंडीकैप ही है। टू डिस्ट्रीब्यूट द असाइनमेंट एज पर द इंटरेस्ट एंड स्किल ऑफ द इंडिविजुअल। अब देखिए अगर एक लीडर को बहुत अच्छे से पता है कि शिवानी अग्रवाल से अगर आप कल्चरल का काम कराओगे तो वो ज़्यादा अच्छे से कर लेगी, नदीम से अगर आप स्पोर्ट्स का काम कराओगे तो वो अच्छे से कर लेगा, तो वो अपने, जब आपको इंटरेस्ट और स्किल के आधार पर काम मिलता है तो आप दुगनी और तिगनी एनर्जी से वो काम करते हैं। लेकिन उसके लिए कम्युनिकेशन करना ही तो ज़रूरी है। टू नो एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, अगर एक लीडर जो है टाइम टाइम पर, समय समय पर अपने लोगों से कम्युनिकेट करता रहेगा तो वो इजीली उनकी प्रॉब्लम को जान और समझ पाएगा, उनकी अगोनीज, उनकी चिंताओं को जान पाएगा और उनको बेस्ट सुटेबल सजेशन, बेस्ट सुटेबल सोल्यूशन दे पाएगा। और इस तरह से वो उनका हार्ट विन कर लेगा और क्या कहते हैं, उनका जो है हार्ट विन कर लेगा, उनका कॉन्फिडेंस विन कर लेगा।
कॉन्फिडेंस विन कर लेगा, ठीक है। टू इन्फ्यूज इन दैम स्ट्रेंथ एंड स्पार्क, उनमें स्ट्रेंथ और स्पार्क, इन्फ्यूज का मतलब है डालने के लिए, है ना। और उनसे जब उनके अंदर स्ट्रेंथ डाल, आप बहुत थके हुए हैं लेकिन आपकी मम्मा ने कह दिया अरे बेटा आपने तो बहुत अच्छा करा है, ये तो बस 2 और कर लो, 2 करके सो जाएंगे, है ना। तो आप में एक नई एनर्जी आ जाती है, आपके अंदर एक नया स्पार्क आ जाता है, नई स्ट्रेंथ आ जाती है और आप बेस्ट आउटकम देते हैं। टू लीड द टीम, टीम को लीड करने में, उसका नेतृत्व करने में, और टीम में फ्रेंडली बॉन्डिंग डालने में भी। अगर एक लीडर बहुत अच्छा है तो उसके सदस्य कभी एक दूसरे से डिसहार्मनी में नहीं रहेंगे बल्कि हार्मोनियस एनवायरनमेंट में रहेंगे। फॉर ए टीचर, अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए भी कम्युनिकेशन मस्ट है। टीचर को क्योंकि क्या होना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए। देखिए आपने देखा होगा कि एक टीचर बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है बट वो अपने बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पाता क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं है, वो अपने ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाने के लिए केपेबल नहीं होता है क्योंकि उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती, वो एक्सप्रेसिव नहीं होता है। जबकि ज्यादातर पीएचडी होल्डर्स जो होते हैं उन्हें पढ़ाना नहीं, मतलब उनके अंदर कम्युनिकेशन, उनके वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, जबकि एक फ्रेशर आएगा वो मिनटों में आपको सेटिस्फाई कर देगा, है ना। तो हाउस एवर नॉलेजेबल ए टीचर इज, कितना भी नॉलेजेबल एक टीचर क्यों ना हो, नॉलेज इज जीरो विदाउट कम्युनिकेशन। इतना बड़ा नहीं लिख पाए तो आप ये लिख दीजिएगा, नॉलेज इज जीरो विदाउट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हाउस एवर एक नॉलेजेबल एक टीचर इज, कितना भी नॉलेजेबल एक टीचर क्यों ना हो, अगर उसके अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है तो उसकी सारी नॉलेज जो है वेन जाएगी, व्यर्थ जाएगी, क्योंकि वो अपने नॉलेज को इफेक्टिव वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अब पर्पस आते हैं। पर्पस देखिए वैसे तो दोनों एक ही हैं, अगर आप नहीं भी कर पाए तो आप या तो रोल कर लीजिए या पर्पस कर लीजिए, दोनों एक ही हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग 3 मेन पर्पस हैं कम्युनिकेशन के। टू इन्फॉर्म करना। आजकल के एरा में, एरा का मतलब पीरियड, पीरियड का मतलब युग, आजकल के पीरियड में, आजकल के एरा में बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपडेटेड रहें, है ना, क्योंकि टाइम टाइम पर चीजें बदलती रहती हैं। आज रात को आपने जो पढ़ा वो शायद परसों रात को बदल जाए। हमें इन्फॉर्म्ड रहने की जरूरत है और अपडेटेड रहने के लिए, इन्फॉर्म्ड रहने के लिए, सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, मार्केट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमेशा जरूरत है कि हम कम्युनिकेशन करते रहें। अब जैसे अगर आपको किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन सीख का मतलब सर्च करना है, ढूंढना है, सीट ढूंढनी है, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट खंगालनी होंगी, बहुत सारे ब्रोचर्स पढ़ने होंगे, बहुत सारे डिफरेंट एडवर्टीजमेंट को गो थ्रू करना होगा, और इन सब को बनाने में, वेबसाइट डिजाइन करने में, ब्रोचर डिजाइन करने में, एडवर्टीजमेंट डिजाइन ड्राफ्ट करने में कम्युनिकेशन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। टू सेटअप ए होटल बिजनेस, अगर आपको एक होटल सेटअप करना है, बिजनेस सेटअप करना है, तो भी आपको लोगों की नीड, लोकल सिटीजन्स की नीड का पता होना चाहिए, रेट और आइटम कॉम्पिटिटर के पता होना चाहिए, परचेजिंग कैपेसिटी का, लोकल्स के परचेजिंग कैपेसिटी का पता होना चाहिए, है ना। और इन सबको पता करने के लिए आपको बहुत लोगों का सर्वे करना होगा, बहुत लोगों का से बातचीत करनी होगी। टू इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट का मतलब है व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, व्हाई टू डू, क्यों करना है ना, ये सब। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश। हम अपने डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं, बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, और एक अच्छा परफॉर्मर बनने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। जैसे एल्यूमनाई मीट अगर हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज हो रही है तो हमारा मैनेजमेंट हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि कब क्या कैसे करना है। जब आप किसी भी गैजेट का परचेज करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो आपको छोटी सी इंस्ट्रक्शन मैनुअल दी होती है, और इंस्ट्रक्शन मैनुअल में आपको बहुत ही सिंपल, क्लियर, क्लीन वर्ड्स में समझाया जाता है कि उसका ऑपरेटिंग कैसे करना है, फंक्शनिंग कैसे होगी, कैसे आप उसको जो है खोलें, कैसे साफ करें। और इन सब का इंस्ट्रक्शन मैनुअल को डिजाइन करने में आपको जो है किसकी जरूरत है, कम्युनिकेशन की। डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर जो पर्चा लिख कर देता है उसमें ये बताया जाता है कि कौन सा मेडिसिन, आप बस इतना ही लिख दीजिएगा, ये है ना, नोटिस सर्कुलर यहां लिख दीजिएगा, नोटिस सर्कुलर। तो कौन सी मेडिसिन लेनी है, किस समय लेनी है और कैसे लेनी है ना, दूध से लेनी है या पानी से। तो इनको डिजाइन करने में भी, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन को डिजाइन करने में भी
जो है किसकी जरूरत है, कम्युनिकेशन की जरूरत है। टू परसुएट, परसुएट का मतलब है कन्विंस करना, कैसे लोगों को अपनी चीजें लेने के लिए परसुएट करना है। जितना डायनामिक और जितना इफेक्टिव आपका कम्युनिकेशन होगा, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप अपने लोगों को परसुएट कर पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे। और यहाँ पर कम्युनिकेशन हमारी हैवी मदद करता है अपने क्लाइंट और कस्टमर्स को परसुएट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा किसी भी मूवी का जो ट्रेलर है ना, तो वो इसको बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सक्सेस बना देता है, बहुत बड़ी हिट मूवी बना देता है। और उस ट्रेलर को डिजाइन करने में एक्सपर्ट अगर अच्छा कम्युनिकेशन, मतलब एक्सपर्ट ने 3 घंटे की मूवी देखकर बेस्ट जो कम्युनिकेटिव पार्ट है, जो ऐसा पार्ट है जो बोलता हुआ पार्ट है, जिससे एकदम लोग टची हो जाएं, एकदम लोग उससे मतलब सेंसेशनल हो जाएं, एकदम लोग जो है उससे अटेंशन उनका ग्रैब हो जाए, तो वो पार्ट निकाल कर रखते हैं। और वो देखिए मूवी कितनी हिट हो जाती है। हो सकता है उस मूवी में उस ट्रेलर के अलावा कुछ और अच्छा हो ही ना। और ऐसे बहुत सारी मूवीज ऐसी भी हैं जो बहुत अच्छी नहीं चल पाई, पिट गई, क्योंकि उनके लिए ट्रेलर अच्छा नहीं बना पाया ट्रेलर बनाने वाला। एक 30 सेकेंड का एडवर्टीजमेंट जो है वो प्रोडक्ट को रातों रात नेशन वाइड, इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर जो है हिट बना देता है, फेमस बना देता है। एक कन्विंसिंग डायलॉग जो है किसी भी मूवी का, वो अपने ऑडियंस पर इंडेलिबल इंप्रेशन छोड़ता है। जैसे सनी देओल का जो डायलॉग है 1 किलो का हाथ, या जैसे सलमान खान के डायलॉग है ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। और ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो आज तक हमें याद है ना। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, मुझसे दोस्ती करोगे, जो पिक्चर आई थी, है ना। इन पर्पसेस के अलावा जो है कम्युनिकेशन और भी बहुत सारे पर्पसेस को फुलफिल करता है। जैसे एक अच्छा रिज्यूमे ड्राफ्ट करने के लिए, एक रिज्यूमे जो हमारी स्किल्स, अपने पोटेंशियल को सेल करने के लिए हमने ड्राफ्ट करा है, उसको डिजाइन करने में भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मदद करता है। एक फिजिशियन जो है, एक वैद्य, एक डॉक्टर जो है, वो अपने कम्युनिकेशन की मदद से लोगों के, पेशेंट के हाफ ऑफ द पेन को वैनिश कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। एक अच्छी मुस्कुराती हुई नर्स जो आती है, वो आपका आधा दर्द आप अपना भूल जाते हैं। और एक डॉक्टर जो है वो हंसते हंसते आपको इंजेक्शन लगा देता है, पता भी नहीं चलता, है ना। डिजिटल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी वैल्यू है। डिजिटल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन इंसेपरेबल पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है, इंसेपरेबल पार्ट है या पार्ट एंड पार्सल है। क्योंकि इफेक्टिव कंटेंट जो है, इफेक्टिव कंटेंट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है अगर, तो आपके पास सक्सेस रातों रात आती है। सक्सेस एम्ब्रेसेस यू ओवरनाइट, सक्सेस आपको चूमती है रातों रात, है ना। आपका कंटेंट वायरल हो जाता है ना। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन क्या है? जो फेस टू फेस होता है या एट द ईदर एंड ऑफ टेलीफोन होता है, जब फिजिकली प्रेजेंट होते हैं सेंडर और रिसीवर। या फिर ओरल कम्युनिकेशन कैसे होता है? माउथ, वॉइस या वर्ड्स से होता है। या अगर हम बात करें तो हमारी टोन से होता है, हमारे बॉडी जेस्चर लैंग्वेज से होता है। बॉडी लैंग्वेज में सारा आ गया, फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल, आई कांटेक्ट, है ना। या फिर हमारे पैरालिंग्विस्टिक से होता है। अब पैरालिंग्विस्टिक में क्या क्या आ गया? हमारा रेट, हमारा पेस, हमारा हमारी पिच, इंटोनेशन, ये सारा लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल जो है वो आप इस तरह से बनाकर लिख दीजिएगा। इंटरव्यूज, सरमन, सरमन का मतलब होता है उपदेश, स्पीचेस, प्रेजेंटेशन, मीटिंग, डिबेट, ग्रुप डिस्कशन। एडवांटेजेस पर आते हैं। ये ओरल कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि सेंडर और रिसीवर फेस टू फेस होते हैं या आमने सामने होते हैं, एक ही समय में एक दूसरे से मुखातिब हो रहे होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। तो अगर कोई भी डाउट अराइज होता है, कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी बात मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई भी अनक्लियर टर्म होती है, तो वो इमीडिएटली, इंस्टेंटली सॉल्व हो जाती है। इमीडिएटली और इंस्टेंटली सॉल्व हो जाती है, तुरंत सॉल्व हो जाती है, इंस्टेंटली सॉल्व हो जाती है। ठीक है। देयर इज नो रूम टू अराइज एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग। इट सेव्स लॉट्स ऑफ आवर टाइम। मैसेज को डिजाइन नहीं करना होता, आपके मन में अभी आया तो आप अभी जो है जाकर बोल देंगे। ओरल कम्युनिकेशन परसुएसिव होता है। अब परसुएसिव और कन्विंसिंग क्यों होता है? आप मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या कुछ भी बता रहे हैं अपने क्लाइंट को, आपको लगा कि पीछे वाला क्लाइंट आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ रहा है या उसकी कुछ और नीड्स हैं, तो आप इमीडिएटली अपनी चीजों को चेंज कर देंगे। और वो चीज जब उसके अकॉर्डिंगली बोलेंगे, आप उसकी नीड को रिकॉग्नाइज करके बोलेंगे, उसकी बजटिंग कैपेसिटी को, परचेजिंग कैपेसिटी को, उसकी रिक्वायरमेंट को जज करके बोलेंगे, तो आप उसको कन्विंस कर पाएंगे।
ओरल कम्युनिकेशन फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट करता है। जब एक बुक का ऑथर आकर आपके लेक्चर हॉल में आपसे मिलता है तो आप ज़्यादा कन्विंस हो जाते हैं और ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप उससे डेवलप कर पाते हैं। बुक पढ़कर क्या पता चलता है आपको कि कौन राइटर है, कौन क्या है। जैसे गेटवे क्लासेस में हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी दिन अचानक से अगर हम आपके कॉलेज में आकर आप लोगों से हैंडशेक करते हैं, आप लोगों से कुछ अपने लेक्चर पर बात करते हैं, तो आप ज़्यादा हमसे जुड़ाव फील करेंगे। एक टीचर जो अपने बच्चों का फ़ोन उठा लेता है, वो उससे ज़्यादा जुड़ाव फील करते हैं। इसी बात पर 9149227725 पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट मेथड इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। लड़ाई झगड़े सुलझाने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट सुलझाने के लिए भी ये बेस्ट मेथड है। कई बार आपने देखा होगा, आपने रात को कुछ मैसेजेस करे, उससे बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर हो गया, लेकिन जब आपको लगा कि यार ऐसा तो मेरा मन में था नहीं, तो आपने कल जाकर जब उससे बात करी फेस टू फेस अपने दोस्त से, तो आपके सारे डाउट, आपके दोस्त के सारे डाउट जो है क्लियर हो गए। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए बहुत अच्छा मेथड है फेस टू फेस। प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इश्यूज को शेयर करने का बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि कोई भी बीच में एक वॉल, कोई भी बीच में एक जो है गैप नहीं होता, फिलर नहीं होता। आप डायरेक्टली जाकर अपनी बात को चुपके से कन्वे कर सकते हैं। लेकिन जस्ट एवरी कॉइन हैज इट्स एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो डिसएडवांटेजेस भी लाजमी है। तो एक अगर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें देनी है, टेबल्स लिखवानी है, लिस्ट ऑफ आइटम लिखवाने हैं, जैसे मम्मी ने आपको बहुत सारे आइटम की लिस्ट बताई, फॉर्मूलाज लिखवाने हैं, है ना। तो अगर टर्म्स एंड कंडीशन बताने हैं, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन बताने हैं, तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन। तो ये एक इम्प्रॉपर मेथड है, ये प्रॉपर मेथड नहीं है। ओरल कम्युनिकेशन में कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती, कोई सबूत नहीं होता, उसकी कोई वैधानिक वैलिडिटी नहीं होती। अगर आपने मुझे गाली दे दी और मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करी, तो मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है ना। इट कैन नॉट बी कैप्ट सेफ फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। ये फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए सेफ नहीं रखा जा सकता। आज जो क्लास चल रही है वही क्लास है, जबकि रिटर्न को आप फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं। इसी बात पर एक और बढ़ा लीजिएगा कि इट इज रेस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड टू, इट इज लिमिटेड ओनली टू अवेलेबल ऑडियंस। जो अवेलेबल ऑडियंस है उसी तक ये सुरक्षित रहता है। अगर आप किसी दिन क्लास में एब्सेंट हो गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपने सब आपके पास उस दिन का लेक्चर मिस हो गया। इट सेव्स टाइम इन ओनली इन डेली इंटरेक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने ऊपर इसके एडवांटेजेस में इट सेव्स टाइम बताया है, लेकिन क्या होता है कि ये डेली इंटरेक्शन में तो टाइम सेविंग है, लेकिन अगर आपको इंटरव्यूज कंडक्ट कराने हैं, सेमिनार करानी है, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब मान लीजिए इंटरव्यू में 100 लोग आए हैं, 100 कैंडिडेट आए हैं, तो आप 100 का 1-to-1 वाइवा लेंगे तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। बल्कि अगर आप उनको क्वेश्चनेयर दे देते हैं, एक क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, तो आप 2 घंटे में ही खत्म कर देंगे, 1 घंटे में ही खत्म कर देंगे। सेमिनार में 20 लोगों का पेपर प्रेजेंट होना है, तो 20 लोग अपना एक एक पेपर प्रेजेंट करेंगे, आधा आधा घंटा भी मिनिमम लिया तो 2 दिन लग जाएंगे, है ना। तो लेकिन अगर आपने सॉवनियर बना दी, सोविनियर बना दी, तो जो है सोविनियर में आप सबके पेपर पब्लिश कर देंगे, है ना। तो रिटन कम्युनिकेशन पर आते हैं। रिटन कम्युनिकेशन जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, जो हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होता है। ब्लैक एंड व्हाइट, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल में ये सारे एग्जाम्पल हैं, लेटर, थीसिस, सर्कुलर, है ना, नोटिस, मैनुअल, टेक्स्ट मैसेजेस, एजेंडा। एडवांटेज रिटन कम्युनिकेशन, अब जो ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस हैं वो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, उल्टा हो जाएगा, है ना। रिटन कम्युनिकेशन जो है मैसेज को ज़्यादा लंबे टाइम तक सेफ रखता है ना, और ये टाइम और मनी को बचाता है। टाइम और मनी को कैसे बचाता है कि आपने एक मैसेज ड्राफ्ट करा और ये एक क्लिक पर बहुत सारे मेल आप भेज सकते हैं, बहुत सारे लोगों को मेल भेज सकते हैं। आपने फेसबुक पर वायरल कर दिया, आपने लोगों के 1 लाख लोगों को मैसेज कर दिया, ठीक है। इट हैज़ ए वाइड एक्सेस, क्योंकि इसकी बहुत वाइड एक्सेस है। सेम एग्जाम्पल यहाँ पर काम आएगा। रिटन कम्युनिकेशन एक्यूरेट और प्रिसाइज कैसे होता है, क्योंकि जब आप रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो आप मैसेज को फाइनल ड्राफ्टिंग करने से पहले उसकी रफ ड्राफ्टिंग करते हैं और 1-2 बार पढ़ते हैं। जैसे आपने कोई मैसेज अगर कॉलेज ग्रुप में डालना है, तो आप उसे 2-3 बार पढ़ेंगे, और जो भी इनएक्यूरेसी है उसकी वो आप डिलीट करके उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। और अगर उसको लग रहा है कि बहुत बड़ा हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा प्रिसाइज यानी शॉर्ट कर देंगे, यानी संक्षिप्त कर देंगे। लेकिन तो आप रिटन कम्युनिकेशन के जरिए जो भी भेजते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा प्रिसाइज होता है। इट कैन बी सेंड एज ए प्रूफ। ये प्रूफ के रूप में
यूज करा जा सकता है अगर टाइम आता है, तो इसकी एक लीगल वैलिडिटी होती है ना, लीगल वैलिडिटी होती है। डिसएडवांटेज, इट में क्रिएट कंफ्यूजन, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कोई बुक पढ़ रहे हैं, आपसे को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर तब तक नहीं होगा जब तक आपको कोई आके क्लियर नहीं करेगा, आपको कोई, देयर इज नो रूम टू क्लियर योर क्वेरीज। इट इज सेल्डम फ्लेक्सिबल, ये बहुत कम ही फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला, लचीला का मतलब चेंज नहीं करा जा सकता। मान लो किसी बुक में कोई एरर हो गया है, प्रिंटिंग एरर हो गया है, तो वो तब तक मॉडिफाई नहीं होगा जब तक उसका अगला एडिशन नहीं आ जाता। इट लैक्स पर्सनल टच, लैक का मतलब कमी होता है। इट मिस, ऐसे भी लिख सकते हैं पर्सनल टच इज मिसिंग हेयर, है ना। पर्सनल टच यहाँ पर मिस करता है, क्योंकि किसने कौन सी बुक लिखी है, किस ऑथर ने क्या लिखा है, उसके बारे में आप कभी भी नहीं जान पाते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल जैसा कि नाम से ही पता लगता है, इसमें लॉट्स ऑफ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कर्सी होती है, विनम्रता होती है, पोलाइट होता ये, है ना। हमें इसमें डिग्निटी और इमेज को जो है मेंटेन करना होता है। एग्जाम्पल, ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, ग्रीटिंग कार्ड। कंडोलेंस लेटर का मतलब है सांत्वना पत्र, जो किसी के मरने या किसी के शोक पर हम भेजते हैं। एडवांटेज, क्योंकि इसकी लैंग्वेज सोफिस्टिकेटेड होती है, यानी मैनर्ड होती है, स्वीट होती है, सॉफ्ट होती है ना, तो हम इजीली लेटर के रिसीवर को इम्प्रेस कर पाते हैं और फेवरेबल रिजल्ट गेन कर पाते हैं, एक्सपेक्ट कर पाते हैं। रीडर को कस्टमर तक कन्वर्ट करने में काम आता है ये हमारे पास। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, इसमें एग्जॉर्शन बहुत होता है। एग्जॉर्शन का मतलब प्रेशर बहुत आता है ना, क्योंकि आप जब कोई भी मैसेज अपने दोस्त को डालते हैं तो आप बार बार नहीं पढ़ते, आप डाल देते हैं वहीं, है ना। लेकिन जब वही मैसेज आपको कॉलेज के ग्रुप में डालना होता है तो आप उसे 10 बार पढ़ते हैं, तो उसे 10 बार पढ़ने में एग्जॉर्शन तो होता ही है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल में देयर नीड्स नो फॉर्मेलिटीज, कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। और क्योंकि कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, तो हम अपनी लैंग्वेज, अपने वर्ड्स, अपनी फ्रेजियोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यूज होता है, तो यहाँ पर शॉर्टेंड वर्जन ऑफ वर्ड्स भी हम यूज कर सकते हैं। स्लैंग्स का भी यूज कर सकते हैं। स्लैंग्स का मतलब है अबे यार, है ना। और शॉर्टेंड वर्जन ऑफ वर्ड्स का मतलब है हम, है ना, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, फेवरेट, इस तरह से। एग्जाम्पल यही है, व्हाट्सएप चैट, लव लेटर्स, टेक्स्ट मैसेजेस। एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस यही हैं कि फ्रेंडली रिलेशंस को ये आगे प्रमोट करता है। डिसएडवांटेजेस के बस ये कर सकते हैं कि इट वेस्टेज आवर टाइम, कई बार वेस्टेज आवर टाइम, और इट मेक्स इट एडिक्ट्स अस, एडिक्शन हो सकता है हमें इसका, जैसे चैटिंग वगैरह का एडिक्शन हो जाता है ना। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल जो है वो माउथ और वॉइस से होता है, ओरल वाला ही आएगा, है ना। नेगोशिएशन, इंटरव्यूज, इजी है एक्सेस करने में, कोई बाउंड्रीज नहीं होती जो इसे रोक सके। और डिसएडवांटेज में कोई प्रूफ नहीं होता कि क्या कहा गया है, और लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता। नॉन वर्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिए। मैनी टाइम्स क्या होता है कि हम अपनी लैंग्वेज, हम अपने वी फेल टू कम्युनिकेट थ्रू लैंग्वेज। हम लैंग्वेज के जरिए अपने फीलिंग्स, अपने पैशंस को जब हमारी फीलिंग्स और पैशंस, हमारी इमोशंस जो है ओवरफ्लो हो जाती हैं, है ना, तो हम उसे लैंग्वेज के जरिए प्रस्तुत नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तभी तो हम कहते हैं कि वी डू नॉट हैव वर्ड्स टू कम्युनिकेट, है ना। इस समय में हमारे एक्शन स्पीक लाउडर, आवर एक्शन स्पीक्स अ लॉट। ऐसे समय में जब हम ओवर एक्साइटेड हो, ओवर फीलिंग में हो, ओवर पैशनेट हो, ओवर इमोशनल हो, तो हमारे पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं होते, उस समय हमारे एक्शन ज़्यादा अच्छे से बोलते हैं। जब हम, अब ये मेन चीज है, जब हम अपने बॉडी लैंग्वेज से बोलते हैं, यानी बॉडी लैंग्वेज का मतलब है अपने जेस्चर, पोस्चर, आईज, स्माइल, फेशियल एक्सप्रेशन से बोलते हैं, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जैसे पीठ थपथपाना, पैटिंग का मतलब है पीठ थपथपाना, किसी को शाबाशी देना। क्रॉसिंग आर्म्स एंड लेग्स का मतलब है ओवर कंफर्टेबल होना या फिर अनविलिंग होना। क्लैपिंग करना, किसी की जीत पर ताली बजाना। फीट टच करने से हम ओवर रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। जब हम नमस्ते करते हैं हाथ जोड़कर, ज्वाइनिंग हैंड्स टू ग्रीट, तो इससे पता चलता है कि हाउ मच रिस्पेक्टफुल यू आर फॉर अदर्स। एडवांटेज ये है कि इससे हमारी फीलिंग और इमोशंस ज़्यादा क्लोजली फील होती हैं। कई बार आपके सामने लड़का खड़ा है, वो आपसे आई लव यू नहीं कह रहा,
लेकिन आपको इतने प्यार से, इतने अच्छे से देख रहा है, या कोई लड़की आपको बहुत प्यार से देख रही है, बहुत ही मतलब आपको देख के शर्मा जा रही है, तो आप बिना उसके कहे ही समझ जाएंगे कि शी लव्स यू। डिसएडवांटेज, रिसीवर इसे ओवरलुक कर सकता है, अनदेखा कर सकता है ना, इग्नोर कर सकता है, निग्लेक्ट कर सकता है ना, नेग्लेक्ट कर सकता है, और केवल ट्रेंड पर्सन ही इसे समझ पाता है। जैसे डम्ब और डीफ के जो समाचार आते हैं उसे केवल ट्रेंड पर्सन ही समझ पाता है। मास कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टुडे इज द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आजकल जो है ग्लोबलाइजेशन का युग है। हम सक्सेसफुल तभी होंगे जब हम अपने विंग्स को स्प्रेड करेंगे, अपने पंखों को फैलाएंगे, और जब हम अपने आप को ग्लोबली जो है एक्सपैंड करेंगे। तो द कम्युनिकेशन दैट इज कन्वेड टू ए नंबर ऑफ पीपल, वो कम्युनिकेशन जो नंबर ऑफ पीपल पर तक, मास का मतलब ही है पब्लिक, भीड़, वो कम्युनिकेशन जो नंबर ऑफ पीपल को कन्वे करा जाता है एट वन गो, एक साथ, वही मास कम्युनिकेशन होता है। मास कम्युनिकेशन हमें वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल, अक्रॉस द ग्लोब हमें स्थापित कराता है, अक्रॉस द ग्लोब हमारे विचारों को रख पाता है। जैसे रेडियो, टेलीविजन, फैक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीग्राम, टेलीफोन। एडवांटेज क्या है? ये बहुत चीप है, इफेक्टिव वे है और प्रॉम्प्ट है। आप एक सिंगल क्लिक पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। टाइम और एनर्जी से कंज्यूम करता है, कंज्यूम का मतलब सेव करता है। रियल टाइम अवेलेबल, रियल टाइम जो अपडेट है वो एक सिंगल क्लिक पर आपको अवेलेबल होते हैं। जैसे अमेरिका में क्या चल रहा है, इस जो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था उसमें क्या चल रहा है, तो रियल टाइम अपडेट आप ले सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट गिव्स वॉइस टू द वॉइसलेस। इसे इसमें लिखिएगा, जिनकी आवाज नहीं है उनको आवाज देता है। आज आप जो है, अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, भगवान ना करे, तो आप आरटीआई कर सकते हैं। आप डायरेक्ट पीएम को जो है, पीएमओ ऑफिस तक आप मेल कर सकते हैं, है ना। आप अपनी बात को किसी भी एक्स पर कह सकते हैं, आप अपनी बात को किसी भी बड़े अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं। तो और लोगों ने पहुंचाई भी है, उसके रिजल्ट भी आए हैं। डिसएडवांटेज, ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है, डाइवर्ट करता है, उनको एडिक्टेड करता है, उनको इसकी आदत लग जाती है, और हमारी प्राइवेसी जो है वो हमेशा स्टेक पर, दांव पर रहती है, एट रिस्क। नहीं लिख पाए तो एट रिस्क। अब फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन लाइफ ब्लड का काम करता है। तो चार फ्लो होते हैं। डाउनवर्ड फ्लो जो है वो हायर ऑफिशियल्स से उनकी तरफ बहता है जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं। यानी मैसेज जो है वो हायर ऑफिशियल्स की डेस्क से निकलता है, डायरेक्टर या मैनेजर या चेयरमैन की डेस्क से निकलता है। चेयरमैन की डेस्क से निकला हुआ जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, वो डायरेक्टर ऑफिस तक आती है, और डायरेक्टर ऑफिस तक से एचओडी ऑफिस तक, एचओडी ऑफिस से जो है फैकल्टी, फैकल्टी से स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर से स्टूडेंट की तरफ आती है। इसमें क्या होता है? नोटिसेस, इंस्ट्रक्शन, रिपोर्ट, और इसे इस तरह से लिखेगा कि कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम डायरेक्टर, और उसके बाद जो है एचओडी, ठीक है, फिर फैकल्टी, फिर स्टूडेंट्स, ट्री बनाकर। इसका पर्पस क्या है? लोगों को मोटिवेट करना, सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करना, उनको इंस्ट्रक्शन पास करना, इंफॉर्मेशन पास करना, टीम को लीड करना, है ना। एडवांटेज क्या है? इससे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन आता है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की मेंटेन होती है। ये पर्पस और एडवांटेज एक ही है, आप दोनों मिलाकर भी लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज, फीडबैक बहुत स्लो होता है, क्योंकि हायरार्की की चेन इतनी लंबी हो जाती है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे इतने सारे बैरियर्स को क्रॉस करना होता है। मेन व्यक्ति तक पहुंचने के लिए उसे इतने सारे बैरियर्स को क्रॉस करना होता है। मैसेज कई बार डिस्टॉर्टेड हो जाता है, यानी मैसेज जो है वो खराब हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो कुछ मीनिंग लॉस हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो कुछ मीनिंग लॉस हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो कुछ मीनिंग लॉस हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो मीनिंग लॉस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो एंटायरली उसका मीनिंग डिफरेंट हो गया। ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन, अब देखिए डाउनवर्ड को याद रखना तो अपवर्ड खुद ही याद हो जाएगा। डाउनवर्ड में हायर ऑफिसर्स से होता है, और अपवर्ड में क्या है? सीनियर ऑफिसर्स को भी हमेशा सबऑर्डिनेट की हेल्प की जरूरत होती है। जूनियर उन्हें एडवाइस कर सकते हैं। भाई, एक टीचर होने का मतलब ये नहीं है कि आप टीचर तभी एक सक्सेसफुल बन पाएंगे जब अपने क्लास के स्टूडेंट का सजेशन लेंगे कि मैं और अच्छा कैसे पढ़ाऊं जो आपको और अच्छा समझ में आ जाए। तो जूनियर्स उन्हें एडवाइस कर सकते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं, और
they also need to produce reprise explanations at certain time of points of time. एक बात और भी है कि एज ए मैनेजर आप यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एवरीवेयर, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एवरीवेयर। हर क्लास में तो एक डायरेक्टर नहीं रह सकता ना, लेकिन अगर उसके बंदे होते हैं तो वो वहां से नोटिफाई करते रहते हैं कि क्या अच्छा चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट से आती है, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, स्टूडेंट मान लो आपको कोई परेशानी है तो आप अपने स्टूडेंट, अपने जो क्लास मॉनिटर होता है, क्या कहते हैं उसको, क्लास मॉनिटर, चलिए क्लास मॉनिटर ये लिख लेते हैं, प्रीफेक्ट कहते हैं वैसे। क्लास मॉनिटर जो है वो अपनी क्लास कोऑर्डिनेटर को देगा, क्लास कोऑर्डिनेटर जो है वो एचओडी को देगा, एचओडी जो है वो डायरेक्टर को देगा। मान लो आपकी क्लास में कर्टेन नहीं है तो आप जो है क्लास मॉनिटर को बताओगे, क्लास मॉनिटर इनको क्लास कोऑर्डिनेटर को बताएगा, क्लास कोऑर्डिनेटर एचओडी को बताएगा, एचओडी डायरेक्टर को बताएगा। इसमें क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं, सजेशन, ये एग्जाम्पल भी हैं, सजेशन बॉक्सेस, फीडबैक फॉर्म्स, ग्रीवेंस प्रोसीजर, ओपन डोर पॉलिसी, रिपोर्ट्स, है ना। पर्पस ये है कि एम्प्लॉय जो है अपने ग्रीवेंसेस और प्रॉब्लम्स को शेयर करने में फ्री फील करता है, तो वो वैल्यूड फील करता है ना। जैसे आपसे अगर आकर आपका चेयरमैन सर पूछने लगे कि बेटा क्लास में क्या चल रहा है, तो आप वैल्यूड फील करेंगे ना कि इतने बड़े आदमी ने आके आज तो चलो हमारी प्रॉब्लम सुनी। एक सेमेस्टर में एक बार भी आ जाए तो कितना अच्छा फील करते हो आप, है ना। ऑफिसर्स को ये गैस हो जाता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में आखिर चल क्या रहा है। एडवांटेज, एडवांटेज, और ये देखो पर्पस और एडवांटेज एक ही है। इट एंश्योर्स एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हर व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग में एक रोल होता है, हर व्यक्ति को इक्वल अधिकार होता है अपनी बातें बोलने का, अपने सजेशन रखने का, तो हो सकता है एक कई बार एक पियोन के पास बड़ा अच्छा सजेशन होता है जो डायरेक्टर लेवल का पर्सन कई बार नहीं सोच पाता, क्योंकि हर एक का माइंड है और हर एक का माइंड बड़ा अच्छा काम करता है। हमारे स्टूडेंट हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे सजेशन भेजते हैं, है ना। तो आप भी भेजिएगा अपने सजेशन इसी बात पर कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो अब जैसे फिल्में बनती हैं तो बहुत सारे लोगों के जो दर्शक होते हैं उनके क्रिटिक्स जब आते हैं तभी तो बनती हैं अच्छी फिल्में। तो हाँ, इट इंश्योर्स एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हर व्यक्ति को इंश्योर करता है कि हर व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में उसकी इक्वल साझेदारी है, पॉलिसी मेकिंग में उसकी इक्वल साझेदारी है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने में उसकी इक्वल साझेदारी है। एम्प्लॉयज इस कारण से मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील करते हैं, उनके मॉरल हाई होते हैं, वो बूस्टअप फील करते हैं। डिसएडवांटेज इसका यही है कि ये सीनियर्स का ईगो हिट कर सकता है, ईगो को जो है चोट पहुंचा सकता है। उन्हें लगता है अच्छा ये कल का आया हुआ आदमी आज बोलने लगा मैनेजर के सामने, है ना, और मैं नहीं बोल पाया। मैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जूनियर ने बहुत अच्छा सजेशन दिया तो उसकी तो वाहवाही हो गई और आप लुटे पिटे से खड़े रह गए, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है। हॉरिजॉन्टल जो है वो बहुत फॉर्मल है और टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। यहाँ कम्युनिकेशन जो है वो सेम रैंक सेम स्टेटस के पर्सोनल का मतलब कर्मचारी होता है या ऑफिसर्स होता है या फिर जो है वर्कर्स लिख दीजिएगा। सेम रैंक सेम स्टेटस के पर्सनल्स के बीच होता है या टू डिपार्टमेंट के बीच में होता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश टू डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स टू डिपार्टमेंट ऑफ ईसी, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। पर्पस जो है इसमें कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल हेल्प लेना। कई बार आपके डिपार्टमेंट में कोई फैकल्टी कम होती है तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की फैकल्टी आपको एथिक्स पढ़ाने आ जाती है ना। इट हेल्प्स टू प्रमोट हेल्दी एंड फ्रेंडली रिलेशंस। इससे हेल्दी और फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप होते हैं, इससे टीम स्पिरिट होती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं लोग। इस डिपार्टमेंट के टीचर का उस डिपार्टमेंट के टीचर से अफेयर चल सकता है, वो लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंड जो टाइम उनको ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में देना चाहिए, वो आपस में एक दूसरे का डेवलपमेंट करते हुए रह जाते हैं, कैंटीन में पकड़े जाते हैं, ऐसा होता है ना। दे में किल देयर इंपॉर्टेंट टाइम इन अनवांटेड एंड अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ऐसे में ऐसा भी होता है कि लोग अपना जो वैल्यूएबल टाइम है, जो संस्थान की ग्रोथ के लिए दिया हुआ टाइम है, उसे अनवांटेड अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में खो दें। ग्रेप वाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये किसी बिना
स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के होता है, इसका कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, ये इनफॉर्मल होता है ना। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, विदाउट एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल। और ये क्या करता है, रूमर्स और अनयूजुअल टॉक्स को बढ़ावा देता है, फैलाता है, अफवाहों को बढ़ाता है, बेकार की बातों को, वेन बातों को, अनप्रोडक्टिव बातों को बढ़ाता है। लेकिन एक क्लेवर मैनेजर, एक क्लेवर प्रोफेशनल जो है, उसको आता है कि वो किस तरह से इसे डील करे और किस तरह से इसे ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर के लिए यूज करे। एक्चुअली ग्रेपवाइन क्या है, अनऑफिशियल डिस्कशन, अनऑफिशियल डिस्कशन ऑन हाईली ऑफिशियल मैटर्स। जैसे आप टी टेबल पर बैठते हैं कैंटीन में और आप इंग्लिश वाली मैडम के लिए ये बोलते हैं कि मैडम अच्छा नहीं पढ़ाती, या मैडम अच्छा पढ़ाती हैं, या मैडम का सर के साथ अफेयर चल रहा है, ठीक है। तो ये अनऑफिशियल डिस्कशन है ऑन हाईली ऑफिशियल इश्यूज, ठीक है। तो क्लेवर मैनेजर को ये पता चल जाता है कि किसकी मेंटेलिटी कैसी है, किससे क्या काम लिया जा सकता है, किसके अंदर कौन सी आर्ट है। जैसे आपके क्लासमेट्स खाली लेक्चर में अगर गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तो आपके कोऑर्डिनेटर को पता चल जाएगा कि इससे एनुअल फेस्ट में ये करवाऊंगा मैं। लेकिन ये गॉसिप्स की फॉर्म में भी हो सकता है, अबाउट लव अफेयर बिटवीन टू कोवर्कर्स, टर्मिनेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर्पस इसका कोई है ही नहीं, पर्पसलेस है, नेगेटिव शेड होता है, बेसिकली अनप्रोडक्टिव होता है, टाइम किलिंग होता है। एडवांटेज यही है कि इससे एक क्लेवर मैनेजर लोगों के माइंडसेट, लोगों के हिडन टैलेंट का पता लगा लेता है, लोगों की पर्सपेक्टिव का पता लगा लेता है ना। और डिसएडवांटेज ये है कि इससे रॉ इन्फॉर्मेशन फैलती है और इससे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को भी को मार करता है, ये स्पॉइल करता है, खराब करता है, बिगाड़ता है, डिस्टर्ब करता है। जैसे बच्चे अगर मजाक मजाक में ये कह रहे हैं कि आईआईएमटी में तो पढ़ाई ही नहीं होती है ना, तो कितनी खराब इमेज फैलेगी। ये किसी नए, मान लो आप टी टेबल पे बैठ के चर्चा कर रहे हो कि आईआईएमटी में तो पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पीछे जो है नए एडमिशन लेने आए हुए गार्जियंस बैठे हुए हैं, तो उन्होंने सुन लिया तो कितना खराब लगेगा। इट स्प्रेड रूमर्स एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, इससे रूमर्स और फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होते हैं, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। बैरियर्स, अब ये आता है बैरियर क्या है। तो बैरियर को एक ऐसी सिचुएशन के रूप में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं जो डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, जो हिंडरेंस क्रिएट करती है ना। और ये हिंडरेंसेज हैं, डिस्टरबेंसेज हैं जो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन को स्पॉइल करती हैं, मार करती हैं, और ऑडिबिलिटी ऑफ मैसेज को, मैसेज की जो सुनने की क्षमता है उसे रिड्यूस करती हैं किसी ना किसी रीजन से। वेरियस बैरियर्स बहुत सारे हो सकते हैं, मैकेनिकल और टेक्निकल बैरियर। देखिए आज आपने देखा होगा कि 90%, 80 नहीं बल्कि 90% हमारा जो कम्युनिकेशन है वो आज डिपेंड हो गया है, आश्रित हो गया है किसी ना किसी टेक्नोलॉजी या मैकेनिज्म पर, है ना। लेकिन एग्जाम सपोज करिए कि वही टेक्नोलॉजी, वही मशीनरी जिससे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर वही मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाए, फेल हो जाए, तो क्या कम्युनिकेशन ठीक से ग्रो हो पाएगा। यूट्यूब से पढ़ रहे हैं एग्जाम के दिनों में और यूट्यूब ही बंद हो जाए तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी, भगवान ना करे ऐसा हो, है ना। तो वो मैकेनिकल फेलियर बैरियर होगा। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर ब्रेकडाउन, वायरस अटैक ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे बहुत सारी फाइल सेव है, बहुत सारा डाटा सेव है, वायरस अटैक आ जाता है तो सारी फाइल करप्टेड हो जाती हैं। डिफेक्टिव टेलीफोन लाइन से कभी कभी क्रॉस कनेक्शन हो जाते हैं और कुछ भी सुनाई नहीं देता है, स्पेशली इन क्लाउडी वेदर। पुअर साउंड स्प्रेड ऑफ द मीटिंग प्लेस, मीटिंग प्लेस का अगर साउंड स्प्रेड एकस्टिक अच्छा नहीं है तो वहां पर आवाज रैटलिंग करती है, और रैटलिंग साउंड, वाइब्रेटिंग साउंड जो होती है वो हमें एक अच्छे से क्लैरिटी से सुनने नहीं देती। वीक या डिफेक्टिव माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का अगर खराब है, अच्छा नहीं है, साउंड उसमें अच्छे से नहीं आ रही है, कैपेसिटी उसकी 100 लोगों की है और 200 लोग बैठे हुए हैं तो भी वो काम नहीं करेगा। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स ऑन टीवी रेडियो, टीवी या रेडियो पर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, स्पेशली रफ वेदर में, स्पेशली खराब वेदर में। जैसे आपने देखा होगा जब क्लाउडी वेदर होता है, रेनी वेदर होता है, स्टॉर्मी वेदर होता है, तो पिक्चर क्वालिटी खराब हो जाती है, उसमें झिलमिल झिलमिल आने लगती है, या फिर उसमें क्या होता है कि जो है बहुत खड़खड़ाहट वाली आवाज आने लगती है, राइट। अगर आपको प्रिंट नोट्स के फॉर्म में कुछ हम दे रहे हैं, उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी पुअर है, उस पर इंक छिड़क जाती है, कलर्स ओवरलैप कर जाते हैं, जैसे ये वाइट सरफेस है, इस पर हम वाइट से ही लिख दें तो वो ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स हो जाएगा।
तो ये कुछ मैकेनिकल बैरियर थे। सिमेंटिक बैरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमेंटिक का मतलब ही है साइंस ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ वर्ड्स। और क्योंकि कम्युनिकेशन का सीधा सीधा संबंध लैंग्वेज से है, वर्ड्स से है, तो अगर सिमेंटिक बैरियर होंगे तो सोचिए कितना ज़्यादा मैसेज की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, मार हो जाएगी। कुछ पॉसिबल सिमेंटिक बैरियर हैं। अगर किसी लैंग्वेज को यूज करते हुए आपके पास इनसफिशिएंट वोकेबुलरी है, आपकी वोकेबुलरी कंप्लीट नहीं है, तो आपके थॉट्स मन में ही रह जाएंगे क्योंकि आपको वोकेबुलरी नहीं मिलेगी, प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिलेंगे अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए। होमोफोन, होमोनिम, होमोग्राफ, ये जो हैं ये क्या होते हैं, इनकी साउंड एक सी होती है, कई बार स्पेलिंग भी एक सी होती है, प्रोनाउंसिएशन एक सा होता है, तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जब सो कहा जाता है तो हम सो समझ लेते हैं। इस तरह से ये एग्जाम्पल है। डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, डायलेक्ट और एक्सेंट, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश, इन सब का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। तो एक दूसरे को जब हम सुनते हैं, जब इंडियन ब्रिटिश को सुनते हैं तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और जब ब्रिटिश लोग इंडियन लोगों को सुनते हैं तो उनके लिए भी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है एक दूसरे को कॉम्प्रीहेंड करना और अंडरस्टैंड करना। डायलेक्ट और एक्सेंट, डायलेक्ट का मतलब है लोकल टच इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। जब हम हिंदी बोलते हैं, ये आपको लिखना नहीं है, बस मैं समझा रही हूँ। जब आपने देखा होगा कि हिंदी तो हम सभी बोलते हैं, लेकिन जब हम ब्रज में जाते हैं तो उनकी हिंदी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जैसे हम लोग मेरठ में हैं तो इंगे को आ जाए, इंगे का मतलब है कम हियर, इधर आ जा, है ना, मेरे गैल चल, मेरे साथ चल। तो और जब हम लखनऊ की तरफ जाते हैं तो बड़ी ही पॉलिश्ड हिंदी होती है, आप आएंगे क्या, है ना। तो इस तरह से एक्सेंट का मतलब है किस भाषा, किस कैसे राइजिंग और फॉलिंग टोन में बोलना है। जैसे जो साउथ इंडियन लोग हैं वो थ्री को बोलते हैं थ्री थ्री, है ना। तो इस तरह से टेक्निकल जार्गन्स, टेक्निकल जार्गन्स का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट में उस भाषा के टेक्निकल टर्म्स का प्रयोग करना, टफ टिपिकल वर्ड्स का यूज करना। टेक्निकल जार्गन्स का मतलब है टफ टिपिकल टेक्निकल वर्ड्स का प्रयोग करना। जैसे अगर हम बोलें होमोसैपियंस तो कौन समझेगा, साइंस के स्टूडेंट अगर आप नहीं है तो होमोसैपियंस का मतलब कौन ही समझेगा, ह्यूमन बींग्स हैं, है ना। ऐसे ही वाटर की जगह हम H2O बोल दें तो कौन ही समझेगा, है ना। फॉल्टी ट्रांसलेशन, कई बार हमें ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने को नहीं मिलता, ट्रांसलेशन में के फॉर्म में मिलता है। अगर ट्रांसलेशन में ही गलती है तो हमारे पास तो गलत ही चीज पहुंचेगी। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जहां हम काम कर रहे होते हैं, वेयर वी आर एसोसिएटेड विद, जिससे हम एसोसिएट कर रहे होते हैं, वही अपने आप में कुछ बैरियर लगाता है। कैसे, उस संस्थान की पॉलिसी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, उसका विजन और मिशन अच्छा नहीं है, तो वहां कभी भी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे किसी कॉलेज के मालिक का केवल यही मतलब है कि एडमिशन लो हर साल, उनका ना तो रिक्रूटमेंट कराओ, उनका ना तो प्रॉपर टीचर दो उनको, उनके सब्जेक्ट कुछ अनटच रह जाते हैं, तो ऐसे में विद्यार्थी कहाँ स्टूडेंट्स को कहाँ जो है सक्सेस मिलेगी, वो फिर तो यूट्यूब से ही पढ़ेंगे और इधर उधर से पढ़ेंगे। हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल्स, किसी किसी संस्थान में ओवर हार्ड रूल्स होते हैं, ओवर स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। मान लीजिए आपको 1 महीने तक 10 संडेज आपके ऑफ कर दिए जाए, आप ऑफ ना करे जाएं, आपको लगातार 2.5 महीने तक बिना किसी ऑफ के काम कराया जाए तो आप काम कर पाएंगे। आपको जो है 12 घंटे काम कराया जाए, प्रॉपर इंटरवल ना दिया जाए, 10 मिनट का इंटरवल 2 बार दिया जाए, तो क्या काम कर पाएंगे, एफिशिएंसी बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। फास्ट चेंज इन रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन अगर बार बार चेंज होते हैं, प्रॉम्प्टली चेंज होते हैं, तो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा मैथ्स का मेन्यू बार बार चेंज हो रहा है तो आप कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टाइम टेबल में अगर आप बार बार चेंज हो रहे हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लैक ऑफ फैसिलिटी आप रिलेट कर पाएंगे, इम्प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट है, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन है, आउटडेटेड वर्जन्स हैं, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, अनहाइजीनिक कंडीशन है, नॉन एसी केबिन्स हैं, तो आपकी एफिशिएंसी बुरी तरह से मार करती है, प्रभावित होती है, स्पॉयल होती है। लैक ऑफ, आपका सारा ध्यान जो है वो उन चीजों से लड़ने में ही निकल जाता है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, अगर आपको आपकी सेवाओं के बदले में प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, रेमुनरेशन नहीं मिल रहा है, वेजेस नहीं मिल रहे हैं, सैलरी में डिले हो रहा है, डिले का मतलब देरी हो रही है, तो सारा ध्यान आपका अपनी समस्याओं से निपटने में ही लगा रहता है, फिर आप परेशान होने लगते हैं। अथॉरिटीज की ग्रिप जो है, पकड़ वो जो है वो कमजोर है। जैसे अभी मैंने हायरार्की लेवल पढ़ाया था, और अगर मान लीजिए आपने अपनी प्रॉब्लम कम्युनिकेट करी अपने बॉस से, लेकिन वो बॉस जो है उस बॉस की अपने बॉस से यानी उस बॉस की चेयरमैन से बात अच्छी नहीं है, तो वो आपकी प्रॉब्लम रख ही नहीं पाएगा, है ना।
आपने मान लीजिए कहा कि मेरा इंक्रीमेंट करा दीजिए, आप डिजर्विंग भी हैं, बॉस को भी पता है आप डिजर्विंग हैं, लेकिन वो अपनी आपकी बात को जो है वो बहुत अच्छे से कह नहीं पा रहा है, तो फिर ऐसे में आप उससे बार बार क्या ही कहेंगे। डिस्ट्रैक्टिंग और नॉइजी एनवायरनमेंट, आपके ऑफिस के आसपास का एनवायरनमेंट बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है, नॉइजी है, तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुपीरियर्स और फियर, बॉस का जो फियर है, अगर ओवर स्ट्रिक्ट आपका बॉस है या बॉसी एटीट्यूड है, उसका बॉसी का मतलब डोमिनेटिंग एटीट्यूड है ना, तो आप बात करने जाने में खतरा, मतलब बहुत शर्माएंगे और डर फील करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज भी हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। पर्सनल बैरियर बहुत सारे होते हैं, इन प्लेंटी का मतलब मैनी, क्योंकि ये इनहेरिटेड बाय बर्थ, ये हमारे अंदर बाय बर्थ होते हैं, तो इनमें इनको ओवरकम करने में बड़ी ग्रेटर एफर्ट होता है। जैसे बैकग्राउंड नॉलेज, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए कुछ बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत होती है। अगर आपके अंदर बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है साइंस का लेक्चर लेने के लिए, तो आपको तो बिल्कुल आपके सिर के ओवर द हेड चला जाएगा, सिर के ऊपर से चला जाएगा। एज ऑफ द लिसनर, लिसनर की एज भी बहुत मैटर करती है। अगर आप ओवर एज या अंडर एज हैं, तो भी आप सर्टेन चीजों को नहीं समझ पाएंगे, है ना। जेंडर बैरियर, अगर आप एक भारत में स्पेशली कुछ काम फीमेल्स के लिए बनाए हैं और कुछ काम मेल्स के लिए बनाए हैं, है ना। तो जब एक मेल को फीमेल वाला काम करने के लिए कहा जाएगा और फीमेल को मेल वाले काम करने के लिए कहा जाएगा, तो वो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, माइंड सेट उतना अच्छा नहीं रह पाएगा। फ्लाइटी माइंड ऑफ द लिसनर, फ्लाइट से मतलब है उड़ान, और अगर आप चंचल हैं, अगर आप फ्लाइटी हैं, अगर आप टेंस्ड हैं, अगर आप जो है इरिटेटेड हैं, तो आप बहुत अच्छे से सुनेंगे नहीं। अगर आपकी हेल्थ खराब है, अगर आपकी आई साइट खराब है, डिफेक्टिव हियरिंग है, तो भी आपको परेशानी होगी। हार्श टोन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर की टोन बहुत हार्श है, रूखी सूखी है ना, स्वीट नहीं है वो, है ना, मैनर्ड नहीं है, तो आप आते ही चढ़ जाएंगे, आपको पता है कि आते ही तो पकाएगा ये, है ना। बायस्ड एटीट्यूड, प्रेजुडाइज, इम्पार्शियल डीलिंग, अगर आपके अंदर बायसनेस है, यानी आप एक बॉस हैं और आप दो पार्टी में से एक पार्टी को हमेशा, एक पार्टी की तरफ आपका झुकाव है, बायस का मतलब झुकाव है, दूसरी पार्टी को आप हमेशा इग्नोर ही कर देते हैं, तो जो दूसरी पार्टी है वो आपसे कभी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं करेगी इन फ्यूचर। प्रेजुडाइज, अगर आपने ये समझ लिया है एज ए टीचर कि आपका ये पर्टिकुलर स्टूडेंट वीक है और इसे आप नहीं समझा सकते, तो आप एफर्ट ही नहीं करेंगे। इम्पार्शियल डीलिंग, आप दो बच्चों में से एक बच्चे को हमेशा फेवर करते हैं, दूसरे को हमेशा जो है डाउनग्रेड करा देते हैं, तो वो कभी आप क्या करेगा, आपसे बताओ कैसे करेगा। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर में भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल बैरियर का कई बार एक आदमी को इंडिविजुअली खुद ही नहीं पता होता कि मेरे अंदर ये बैरियर है। जैसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अगर आपने, आपको हमेशा आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन आप दूसरे के सामने जाते ही नर्वस फील करने लगते हैं, तो आप अपनी बात को कह ही नहीं पाएंगे। अगर आपके अंदर बार बार फ्रीक्वेंटली मूड स्विंग होते हैं, आप बहुत जल्दी एंगर में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, फिर नर्वस हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी अपसेट रहता है और अपसेट रहने के कारण अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाता। आपके अंदर बहुत ज़्यादा फटीग, थकान हो जाती है, आप बहुत जल्दी ओवर हेडेक में आ जाते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, टेंस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपनी बात को बहुत अच्छे से नहीं कह पाता। स्टेटस बैरियर, ये भी आ सकता है। हायर और लोअर स्टेटस दो व्यक्तियों का, वो भी एक बैरियर क्रिएट करता है और एक दूसरे को एक दूसरे के सामने ओपन नहीं होने देता है। जैसे एक पॉलिटिशियन जो है वो रिक्शा पुलर से इंटरेक्ट करते हुए ऑकवर्ड फील करेगा, डिफिकल्ट फील करेगा, भद्दा फील करेगा, ठीक है। भले मतलब चुनाव ना हो, मतलब चुनाव के बाद, चुनाव के समय में तो ये लोग कुछ भी कर लेते हैं, है ना। राघव चड्ढा। वाइल ए कैंडिडेट फ्रॉम ए रूरल बैकग्राउंड, जबकि एक जो रूरल बैकग्राउंड का कैंडिडेट है, एक बिहार की पृष्ठभूमि से कोई बच्चा आ रहा है जिसने बहुत ज़्यादा ग्लैमर नहीं देखा है, तो वो जब मल्टीनेशनल कंपनी के ग्लैमरस एनवायरनमेंट में एंटर होता है, तो वो ऑ स्ट्रक हो जाता है, वंडर स्ट्रक हो जाता है, भौचक्का सा हो जाता है और वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन इस बार के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। सेवन सीज में कंसाइसनेस है, कंसाइसनेस का मतलब है टू बी शॉर्ट। ये कहा गया है, फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, यानी विट का मतलब बुद्धिमानी, संक्षिप्त होना बुद्धिमानी की आत्मा है। तो इसीलिए, क्योंकि जो हमें टेक्निकल कम्युनिकेशन करना होता है वो ऑफिसर्स को भेजने के पर्पज से करना होता है, सारा का सारा हमें ऑफिसर को भेजना होता है, तो ये जो है कंसाइस होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए और टू मैनी वर्ड्स का हमें यूज नहीं करना है।
क्योंकि टू मैनी वर्ड्स का अगर हम यूज करेंगे तो रीडर और राइटर दोनों का जो माइंड है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगा मेन पॉइंट से। तो हमें एक्सएग्रीगेट नहीं करना है, हमें अप टू द मार्क रहना है, टू दी पॉइंट रहना है, और हमें मीटर्ड एंड मेजर्ड टोन का यूज करना है। क्या करना है? मीटर्ड और मेजर्ड टोन, नपा तुला टोन, हमें यहाँ पर मीटर्ड और मेजर्ड वर्ड्स का यूज करना है, सेलेक्टिव वर्ड्स का यूज करना है ना, सेलेक्टिव वर्ड्स का यूज करना है, टू मैनी वर्ड्स का यूज नहीं करना। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलेक्टिव वर्ड्स और टू मैनी वर्ड्स का, ठीक है। अब आता है अगला, क्लैरिटी। कम्युनिकेशन इतना क्लियर होना चाहिए जितना कि क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल एक धातु है जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है और बहुत उसके आर पार बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो हमारा कम्युनिकेशन भी क्रिस्टल की तरह क्लियर होना चाहिए। और इसका मतलब, क्लियर होने का मतलब क्या है कि कोई भी हिडन और डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए। एम्बिग्यूटी, इसको कहते हैं, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मीनिंग मस्ट बी क्लियर इन वन रीडिंग। पहली रीडिंग में ही, फर्स्ट रीडिंग में ही मीनिंग क्लियर होना चाहिए। कंप्लीशन, कंप्लीट होना चाहिए हर रिस्पेक्ट में। किस रिस्पेक्ट में? इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, डेटा कंप्लीट हो, है ना, और जो भी हम कहने जा रहे हैं वो सब कंप्लीट हो। कंसाइसनेस, अब देखिए ऊपर हमने कहा था कि संक्षिप्त होना चाहिए, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, इसमें बॉक्स में लिख दीजिएगा, ये वाला पॉइंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। कंसाइसनेस तो हमें अचीव करनी है, लेकिन कंप्लीशन को एट द स्टेक का मतलब एट द स्टेक, एट द रिस्क ऑफ, दांव पर लगाकर, हमें कंप्लीशन को दांव पर नहीं लगाना है। संक्षिप्त होने का मतलब ये नहीं है कि हम इनकम्प्लीट कर दें, क्योंकि इनकम्प्लीट मैसेज जो है वो बहुत डल इंप्रेशन छोड़ता है रिसीवर के ऊपर, और ये मैसेज की गरिमा को, सेंडर की इमेज को खराब कर देता है। करेक्टनेस, कम्युनिकेशन करेक्ट होना चाहिए हर तरह से। कैसे? इंफॉर्मेशन जो भी दे रहे हैं वो करेक्ट हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, स्पेलिंग वाइज कनेक्ट हो, पंक्चुएशन करेक्ट हो। पंक्चुएशन का मतलब है मनु कम हेयर, मनु इधर आना, और अगर मनु कम हेयर हो गया तो मनु इधर आता है तो गलत हो जाएगा ना मीनिंग। तो पंक्चुएशन क्लियर होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, है ना। कर्सी, कर्सी का मतलब, कर्सी जो है मेन इंग्रेडिएंट है टेक्निकल कम्युनिकेशन का। कर्सी का मतलब है पोलाइट और सॉफ्ट टोन होना, मैनरली लिखा हुआ होना चाहिए, है ना। सॉफ्ट टोन जो है वो रिसीवर को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है, उनका कॉन्फिडेंस विन करती है। कम्युनिकेशन में सॉफ्ट होने के लिए, पोलाइट होने के लिए आप कुछ पोलाइट टैक्टिक्स का यूज कर सकते हैं, जैसे यूज ऑफ सॉरी, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू, यू एटीट्यूड। यू एटीट्यूड का मतलब है आई एम इनवाइटिंग यू एट टी, यानी मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ टी पर। ये आई एटीट्यूड में आता है, ये नहीं करके, बल्कि यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड एट टी, ये लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा फील असर होगा पढ़ने वाले को। उसे ये लगेगा कि टू मेक देम फील हाउ मच वैल्यूएबल दे आर, टू मेक देम फील हाउ मच रेस्पेक्टेड दे आर। कंसीडरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडरेशन का मतलब है दूसरे व्यक्ति को समझना और दूसरे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को एड्रेस करना, दूसरे व्यक्ति को संबोधित करना अपने स्थान पर रखकर। जैसे दूसरे व्यक्ति से बात करना बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे आप खुद के लिए बात हो, मतलब टू जज अदर्स द वे यू वांट टू बी जज्ड, दूसरे व्यक्ति को ऐसे जज करना जैसे आप खुद के साथ जजमेंट होते हुए देखना चाहते हैं। दूसरे, टू रिस्पेक्ट अदर द वे यू वांट योरसेल्फ टू बी रिस्पेक्टेड, दूसरे व्यक्ति से ऐसे रिस्पेक्ट करना, उसको ऐसे रिस्पेक्ट करना जैसे रिस्पेक्ट आप अपने साथ होते हुए देखना चाहते हैं। टू ट्रीट अदर्स द वे यू वांट योरसेल्फ टू बी ट्रीटेड, दूसरे व्यक्ति से ऐसे ट्रीटमेंट देना उसको जैसे आप अपने साथ ट्रीटमेंट होते हुए देखना चाहते हैं। तो you in other words you talk to someone in a way you would want someone to talk to you, लोगों से ऐसे टॉक करना जैसे आप अपने साथ टॉकिंग होते हुए देखना चाहते हैं। कंसीडरेट होने का मतलब है एम्पैथेटिक होना, यानी दूसरे के दुख दर्द को बिल्कुल इसी तरह समझना जैसे कि हम अपने दुख दर्द को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझना, उनके इंटरेस्ट और बेनिफिट को रिगार्ड करना, ठीक है। कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस का मतलब है स्पेसिफिक होना, एक बात जो हमें कहनी है वही कहनी है, हमें मेन पॉइंट से डाइवर्ट नहीं होना है, हमारी बात में वजन होना चाहिए, मीनिंग फुल होना चाहिए, हमें फोकस्ड रहना है, हमें डाइवर्टेड नहीं होना है। रादर देन बीटिंग अबाउट द बुश, बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब है घुमा फिरा के कहने की बजाय हमें ऑन द पॉइंट आना है, हमें मेन पॉइंट पर आना है। कंक्रीटनेस का मतलब ये भी है कि फैक्चुअल होना, ऑथेंटिक होना। तो देखिए कितने सारे मीनिंग है, बीइंग स्पेसिफिक, बीइंग मीनिंगफुल, फोकस्ड, बीइंग ऑन द पॉइंट का, है ना,
और बीइंग फैक्चुअल, ऑथेंटिक। बेनिफिट और ऑफ 7 Cs विद एग्जांपल्स आ चुका है। ये क्लियर और कंसाइज होने से टाइम और मनी बचता है। पुअर कम्युनिकेशन ने क्या करा है कि कंपनीज के $37 बिलियन पर ईयर जो है कंपनीज की कॉस्ट जो है, कंपनीज का लॉस होता है ना, खराब हो जाते हैं ड्यू टू बीइंग कर्टियस एंड करेक्ट मैसेज। अगर हम कर्टियस हैं, करेक्ट मैसेज भेज रहे हैं तो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, क्लाइंट ट्रस्ट मेंटेन होता है, और इसी तरह से जब क्लाइंट ट्रस्ट और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन होगा, उनका कॉन्फिडेंस हम विन कर पाएंगे, तो कंपनी की गुडविल, कंपनी की रेपुटेशन हम बना पाएंगे। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रेशो मल्टीप्लाई हो जाता है, क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन का रेशो मल्टीप्लाई हो जाता है अगर आपको प्यार से डील करा जाए। एक सलून पर जाते हैं आप, है ना, वहाँ की जो पार्लर मतलब जो ब्यूटिशियन है, जो हेयर ड्रेसर है आपका, वो आपसे बड़े प्यार से बोलता है ना, आपसे मीठी मीठी बातें बनाता है, अच्छी अच्छी बातें, आपकी थोड़े पर्सनल बातें, और सर क्या चल रहा है लाइफ में, पढ़ाई कैसी चल रही है, ये सब आपको पूछता है, तो आप कितना अच्छा, आप फिर दोबारा से उसके पास जाते हैं। कई बार तो आपको अगर ज़रूरत नहीं भी है तो आप सोचते हैं चलो यार मन नहीं लग रहा, उसके पास बाल भी कटवाया आऊँगा, बातें भी कराऊँगा, है ना। तो इससे क्लाइंट सेटिस्फेक्शन का रेशो मल्टीप्लाई होता है। परमानेंट क्लाइंट आप बना लेते हैं, एक बार जो क्लाइंट आपके पास आ गया वो हमेशा आपका बनकर रह जाता है ना। और माउथ पब्लिसिटी भी आपकी चैरिश होती है। तो बीइंग कॉन्क्रीट एंड करेक्ट, एम्प्लॉयज फील वैल्यूड, ये भी है। एग्जाम्पल है, इससे फाइनेंशियल लॉस अवॉइड होते हैं। आईबीएम की स्टडी के अनुसार मिस कम्युनिकेशन जो है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनीज को चुकानी पड़ती है, और कंक्रीट होने के कारण सॉलिड मैसेज भेजा जाता है। अच्छा, चौथा है कि कंक्रीट होने के कारण से जो मैसेज हम भेज रहे हैं वो सॉलिड मैसेज होता है, उसमें इधर उधर की बातें नहीं होती, वो जो है एकदम सॉलिड होता है। सॉलिड होने का मतलब ये कि एकदम कंफर्म होता है। तो प्रोजेक्ट जो है, यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने दिया है कि प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं और प्रोजेक्ट को बड़ी जल्दी ग्रांट मिल जाती है पहले ही एफर्ट में, ना कि तीसरे चौथे में, या वो फेल होने से बच जाते हैं। कोड, अब ये कोड क्या है? कोड जो है वो सिस्टम ऑफ वर्ड्स है या सिस्टम ऑफ लेटर्स है, साइंस है, जिनको अगर हम कंबाइन कर दें तो एक मैसेज फॉर्म हो जाता है ना। इधर इन सीक्रेट फॉर्म, या तो सीक्रेट फॉर्म में होता है जिसे हमें डिकोड करना होता है, या शॉर्टर फॉर्म में होता है, या एक मोर कन्वीनियंट फॉर्म में होता है जो हमारे रीडर आसानी से समझ पाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैसेज वाज रिटन इन ए कोड। जैसे हमने लिखा आई एम गोइंग टू स्लीप, ठीक है, तो इसमें ये और ये कोडेड है। इन अदर वर्ड्स में कोड जो है, बस इतना ही करिएगा। देखिए, कोड में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं। इन एलिमेंट सेट ऑफ प्रोसीजर्स को कंबाइन करके एक हम मीनिंगफुल मैसेज बना सकते हैं। कंटेंट क्या है? कंटेंट वो मैसेज है जिसको हमें डिलीवर करना है किसी पर्पस के लिए। कंटेंट में दोनों चीज़ें होती हैं, एलिमेंट और स्ट्रक्चर होते हैं। जब एक से ज़्यादा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देनी होती है तो इसमें ऑर्डर होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। स्टिमुलस, स्टिमुलस कुछ ऐसी चीज है जो आपको रिएक्ट करने के लिए कारण बनती है, जो आपको रिएक्ट करने के लिए इग्नाइट करती है, एनकरेज करती है, इंस्पायर करती है, ठीक है। जैसे स्मेल ऑफ फूड, फूड की स्मेल कहीं से आ रही है तो आप इसे लेने के लिए टेम्प्टेड हो जाते हैं, ललचा जाते हैं। रेस्पॉन्स क्या है? रेस्पॉन्स रिसीवर का रिएक्शन है। किसी भी मैसेज को जो रिसीव करने पर, जो मैसेज का किसी भी मैसेज को रिसीव करने पर जो रिसीवर का रिएक्शन होता है कि उसे कितना समझ में आया डिलीवर्ड मैसेज का, यही रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स फीडबैक फॉर्म के रूप में भी रिकॉर्ड करा जा सकता है, ग्रीवियंस प्रोसीजर के फॉर्म में, सजेशन बॉक्सेस के फॉर्म में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वॉवेल साउंड, कहा जाता है कि 5 वॉवेल होते हैं, लेकिन ये तो आपको पता ही है, लेकिन वाई भी कभी कभी वॉवेल में या सेमी वॉवेल में काउंट होता है। अब ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि वॉवेल साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं आप। वॉवेल साउंड को हम फ्री फ्लो ऑफ द ब्रीथ आउट ऑफ द माउथ, माउथ की जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसको फ्री फ्लो में हम बिना रोके, है ना, फ्री फ्लो में हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं।
कंसोनेंट साउंड में क्या होता है कि एक तो सबसे पहले कि जो इनको छोड़कर बाकी 21 अल्फाबेट हैं वो कंसोनेंट में काउंट होते हैं। और कंसोनेंट साउंड के बारे में क्या है कि हम जब कंसोनेंट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो एयर को थोड़ा सा स्टॉप करके, इंटरप्ट करके, थोड़ा रोक कर बोलते हैं, है ना, थोड़ा बाधा करके बोलते हैं। टोन, टोन जो है क्वालिटी इन द वॉइस, वॉइस में हमारी क्वालिटी है जो स्पीकर की फीलिंग और मूड को एक्सप्रेस करती है, इंटेंशन को उसकी एक्सप्रेस करती है। टोन एटीट्यूड को भी एक्सप्रेस करती है कि वो कूल है, एंग्री है, या होस्टाइल का मतलब विरोधी है, अनफ्रेंडली है। हमारी टोन कैसी होनी चाहिए? सॉफ्ट, पोलाइट और स्वीट होनी चाहिए। हार्श टोन को कोई भी पसंद नहीं करता। राइजिंग टोन क्या है? जब हम लोअर नोट में, देखिए राइजिंग और फॉलिंग टोन होती है। जब हम राइजिंग टोन की बात करते हैं तो जब हम लोअर नोट में स्टार्ट करते हैं लेकिन ग्रेजुअली जो है हायर नोट की तरफ बढ़ जाते हैं, जैसे जैसे हम सेंटेंस के लास्ट तक पहुंचते जाते हैं तो वो राइजिंग टोन होती है। ये राइजिंग टोन यूज कहाँ होती है? यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस में, WH टाइप के क्वेश्चन के आंसर देने में, पोलाइट रिक्वेस्ट करने में, या इन्विटेशन को एनकरेज करने में यूज होती है। फीचर ऑफ वॉइस डायनेमिक्स, ये आ चुका है क्वेश्चन। देखिए ये सारे फीचर हैं। पिच तो हमने पहले ही बता दी तो मैं नहीं बताऊंगी दोबारा से, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। पेस और रेट, रेट और पेस क्या है? नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी स्पीक पर मिनट, है ना। रेट क्या, रेट से रोल क्या है रेट का कि ये मीनिंग और एक्सप्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है। ज्यादातर हम 150 वर्ड्स बोलते हैं लेकिन अगर हम 200 वर्ड पर मिनट बोलेंगे तो हमारा मैसेज इंटेलिजिबल, इंटेलेक्चुअल कहलाएगा। लेकिन अगर हम 150 से कम बोलते हैं तो इससे क्या पता चलेगा कि हम कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, यानी हम इनकॉन्फिडेंट हैं, इनकॉन्फिडेंट हैं, हमारे अंदर शॉर्ट ऑफ नॉलेज है, हम सोच सोच कर बोल रहे हैं, हम इनएक्टिव हैं, हम अनविलिंग हैं, अनिच्छुक हैं, हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, जबरदस्ती हमसे बुलवाया जा रहा है। इंटोनेशन, इंटोनेशन का मतलब है कैसे हमारी वॉइस राइज करती है, फॉल करती है। इंटोनेशन का दूसरे वर्ड्स में मतलब ये है कि द वे द पिच ऑफ स्पीकर्स वॉइस, स्पीकर की वॉइस की पिच किस तरह अप एंड डाउन जाती है। इंटोनेशन 3 तरह के होते हैं, राइजिंग, फॉलिंग और राइजिंग फॉलिंग। आर्टिकुलेशन का मतलब है स्पीकर को, आर्टिकुलेशन का देखिए ये मतलब है, इंडिपेंडेंस लिखा, मैंने पहले भी बताया था इंडिपेंडेंस, ये तो सिलेबल हो गए इसके टुकड़े, और जो ये टुकड़े करने की प्रक्रिया है ये आर्टिकुलेशन है। तो स्पीकर को आर्टिकुलेशन करते समय यानी इनको तोड़कर बोलते समय ये ध्यान देना चाहिए कि उसने स्लॉप तो नहीं कर दिया है, कतर तो नहीं लिया है कोई वॉइस। इंडिपेंडेंस में डिपेंड की अगर वॉइस आप खा लेंगे, इसका मतलब है वॉइस को खाना, चबाना, स्लॉप करना, चॉप करना, टर्नकेट मुंह में रखना, ओमिट करना, मिटाना, है ना। तो ये हमें साउंड जो है वर्ड्स और सेंटेंसेस के बीच की ये साउंड ओमिट नहीं करनी है, खानी नहीं है, चबानी नहीं है। और लेजी आर्टिकुलेशन, अगर हम धीरे धीरे बोलेंगे या हम ओवर स्पीकिंग ओवर वर्ड्स, वर्ड को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर बोलेंगे तो हमारी स्पीकर की जो क्रेडिबिलिटी है, साख है, वो खत्म हो जाएगी। पॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज का मतलब है एक्शन, बोलते समय एक्शन का इंटरप्शन, यानी बीच में रोकना, स्पीकिंग ब्रीफली, रुक रुक कर बोलना, या स्टॉप टेम्पोरेरली इन बिटवीन, थोड़ा सा तोड़ तोड़ कर बोलना। पॉज जो है वो स्पीकर की ही नहीं बल्कि लिसनर की भी मदद करता है, और पॉज ऑटोमेटिकली स्पीच के मेजर पॉइंट्स पर खुद आ जाते हैं अगर आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करी है। वॉल्यूम का मतलब है लाउडनेस और सॉफ्टनेस। जो स्पीकर की वॉल्यूम है वो उसकी नेचर, मूड और एटीट्यूड को दिखाती है, ठीक उसी तरह जैसे पिच दिखाती थी। रिसर्चर ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति की जिद, उसका कॉन्फिडेंस, जिद का मतलब यहाँ नेगेटिव नहीं है, उसकी जिद्या शक्ति यानी उसकी जीवंतता, है ना, वो कितना बोलने के लिए आतुर है, कीन है, जील उसकी, है ना, उत्साह, उसका उत्साह, उसकी बोल्डनेस रिफ्लेक्ट होती है लाउडर वॉल्यूम में। जबकि किसी का इंटेलेक्चुअलिज्म, उसका सब्जेक्ट मैटर पर डीप इंसाइट यानी गुड ग्रिप, गुड कमांड, उसके पॉलिश मैनर, उसके एटिकेट्स, उसके मैनर्स सॉफ्टर वॉल्यूम में इंडिकेट होते हैं। हमें मॉडरेट वॉल्यूम का यूज करना चाहिए, ना बहुत हाई ना बहुत लो। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है एक पर्टिकुलर वर्ड, लेटर या साउंड को किस तरह प्रोड्यूस करना है, किस तरह डिलीवर करना है, ये उसकी आर्ट होती है, और हमें ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करना चाहिए। स्पीकर का प्रोनाउंसिएशन ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, क्लीन और क्लियर होना चाहिए। फॉलिंग टोन का मतलब है जब स्पीकर एक सेंटेंस को हाई नोट में
स्टार्ट करता है, लेकिन लोअर नोट में धीरे धीरे वो ग्लाइड करता है। तो इसको फॉलिंग टोन कहते हैं। ये ऑर्डिनरी स्टेटमेंट में जहां पर इमोशनल इंप्लीमेंटेशन नहीं होते हैं वहां यूज होती है। कमांड इशू करने में, ऑर्डर इशू करने में होती है, और इसके अतिरिक्त ये WH और हाउ के क्वेश्चन का आंसर देने में यूज होती है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जो पार्ट आपको अच्छा लगा हो वहां पर स्पेशली कमेंट करिएगा, जहां पर आपको बुरा लगा हो, नहीं समझ में आया हो, वहां पर भी इंडिकेट करिएगा। आई होप यू वुड बी हैविंग ए गुड एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। एक बार जाने से पहले फिर से देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फ्लो वाला क्वेश्चन और बैरियर वाला क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। सेवन, फिर ये रोल एंड पर्पस वाला देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस टाइम।